यस। सो व्हाट इज दिस एचटीटीपी मॉड्यूल? सो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन को समझ लेते हैं, भाई ये एचटीटीपी होता क्या है। एचटीटीपी, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या है? अच्छा, हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? मैंने आपको बताया कि हाइपरटेक्स्ट इस तरीके का टेक्स्ट होता है जो बेसिकली क्लिकेबल लिंक्स होते हैं, हाइपर लिंक्स होती है, जिनके पीछे आप एक डेस्टिनेशन को अटैच कर सकते हो एंड आप एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर जा सकते हो, है ना? ये होते हैं आपका क्या क्या होते हैं? ये होते हैं आपके हाइपरटेक्स्ट, या फिर आप बोल लो हाइपरलिंक्स। एंड व्हाट इज दिस ट्रांसफर प्रोटोकॉल? सो जैसे कि आपको पता है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज नथिंग बट अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जिससे आप क्या कर सकते हो, बेसिकली एक जो व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति से बात कर सकते हैं इन नॉर्मल लेम टर्म्स, राइट? सो ये जो HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दिस इज बेसिकली अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट इनेबल्स टू पार्टीज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ठीक है, अब हमारे पास दो पार्टीज कौन से हैं? तो हमारे पास दो पार्टीज है, वन इज योर क्लाइंट एंड अनदर वन इज योर सर्वर। तो इन दोनों के बीच में अगर मुझे बातचीत, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है, बट यस, ऐसे ही कम्युनिकेशन हम नहीं कर सकते अंडर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? HTTP, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर एंड प्रोटोकॉल। अच्छा, व्हाट डू वी मीन बाय प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है कि भाई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, रेगुलेशंस, है ना, गाइडलाइंस। तो उसके अंदर जो ट्रांसफरिंग होती है, आदान प्रदान होता है ना, डेटा का, इसे ही हम बोल देते हैं बेसिकली HTTP। ठीक है, एंड ये जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है ना, दैट इज नथिंग बट अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जैसे कि मैंने आपको बताया, बातचीत करने के लिए, है ना? तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं, ये हम कर सकते हैं HTTP मॉड्यूल के बेसिस पर। बट यस, एक और चीज है इसमें, एक और चीज है, जैसे कि आप क्लाइंट से सर्वर को जब रिक्वेस्ट भेजते हो ना, तो जो एक्चुअल चीज के बेसिस पर, जिस माध्यम से, जिस मीडियम को आप यूज करते हो ना, रिक्वेस्ट को बेसिकली क्लाइंट से सर्वर तक ट्रांसेंड करने के लिए, इसे हम बोलते हैं रेस्ट एपीआई। अब ये रेस्ट एपीआई क्या है सर? ये एक नया चीज है, नया कॉन्सेप्ट है। सी, रेस्ट का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशनल एपीआई। ठीक है, दिस इज नथिंग बट अभी जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था, एपीआई इज नथिंग बट अ फंक्शन कॉल, आप ये समझ लो। अभी फिलहाल के लिए आप समझ लो कि एपीआई इज जस्ट अ फंक्शन का कॉलिंग कॉल। जैसे हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बने बनाए फंक्शंस होते हैं, है ना, जो बने बनाए मेथड्स होते हैं, हम क्या करते हैं, उनको यूज में लेते हैं टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, है ना? तो एपीआई भी बिल्कुल सेम होती है। एंड आपको शॉक लगेगा, हमारे पास जो यूआरएल्स होते हैं ना, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये एक यूआरएल है, तो इसी को हम एपीआई बोलते हैं। वाई? बिकॉज साधारण सी बात है, मान के चलो मैंने क्या करा, इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी किया, मेरा एक न्यू टैब ये है, तो ये रहा मेरा एक न्यू टैब, राइट? तो ये क्या है? मेरा क्लाइंट है, बिकॉज दिस इज माय ब्राउजर, इजंट इट? सो जैसे ही मैं ब्राउजर से क्या करने वाला हूँ, इस यूआरएल को मैंने पेस्ट किया एंड आई हिट द एंटर बटन, हुआ क्या? मेरे क्लाइंट से सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट गई। अच्छा, वाया किसके किसके वाया किसके, मतलब किसके मीडियम से गया रिक्वेस्ट? ड्यू टू दिस यूआरएल, है ना? तो आपका मीडियम कौन हुआ? आपका मीडियम हो गया ये रेस्ट एपीआई। सो इसके थ्रू से आपकी रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर के पास पहुंचती है। ठीक है, एंड सिमिलरली सर्वर जब हमें रिस्पॉन्स भेजता है ना, तो हमारे पास रिस्पॉन्स भी किसी तरीके से आता है, जो हम लेटर ऑन बात कर रहे होंगे एक्सप्रेस वगैरह में। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका कम्युनिकेशन होता है बिटवीन दीज टू पार्टीज, क्लाइंट एंड सर्वर, दिस इज ओनली कॉल्ड एज HTTP मॉड्यूल। एज यू कैन लर्न स्टूडेंट्स एंड यू कैन सी दिस, कि मैंने क्या लिखा हुआ है इन सिंपल टर्म्स, HTTP मीन्स टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन टू पार्टीज अंडर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। यही चीज मैंने आपको बताई कि भाई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये रहा आपका बेसिकली मेन डायग्राम। दी अच्छा, आपके पास कौन से क्लाइंट्स होते हैं? तो सी, ब्राउजर आपका एक क्लाइंट है, जैसे कि जितने भी ब्राउजर्स हैं, आपका फोन भी आप बोल सकते हो, कह सकते हो कि एक तरह का क्लाइंट हो गया, है ना? सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं, जो एपीआई टेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, आज पता है एक न्यू चीज हम क्या कर रहे होंगे? आज हम इन एपीआई टेस्टिंग सॉफ्टवेयर को भी यूज कर रहे होंगे। कौन से प्लेटफॉर्म को हम यूज करेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर को हम यूज करेंगे? हम यूज करेंगे पोस्टमैन को। बट आपके पास बहुत सारे दूसरे भी होते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, हमारे पास पोस्टमैन होता है, हॉपस्कॉच होता है, एपीआई डॉग होता है। ठीक है, तो ये सब हमारे पास कुछ एपीआई टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, सो ये है आपके क्लाइंट। अब सर्वर्स क्या होते हैं? आपको पता है, सर्वर्स आप डिजाइन करोगे कहाँ पर? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर में। तो जावास्क्रिप्ट के फॉर नोड जेएस कहाँ पर होता है? जावास्क्रिप्ट के अंदर। स्प्रिंग बूट फॉर जावा, है ना? आप जैंगो, फ्लास्क, ये सब बेसिकली आप पाइथन के अंदर कोड कर सकते हो। रस्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर आप सर्वर्स को क्रिएट कर सकते हो। सिमिलरली हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, थाउजेंड्स आप बोल सकते हो कि हाँ, हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसके अंदर आप बेसिकली, आप अगर देखोगे तो ASP.NET है हमारे पास, बहुत सारी चीज़ है, सी शार्प है, इसमें भी आप सर्वर्स बना सकते हो। ठीक है, बट आपको ये देखना है कि भाई जनरेशन क्या अडॉप्ट कर रहा है, राइट?
अभी जितने भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, ज़्यादातर प्रीडोमिनेंटली प्रेफर करते हैं कि नोड में उनका बेसिकली सर्वर्स क्रिएट हो। एंड आजकल बहुत सारा जो बोल सकते हो कि कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो गो के अंदर सर्वर्स को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन है, सी the HTTP module in Node.js is a core built-in module used to create web servers and handle HTTP request responses without needing external libraries like Express। तो ये तो आपको पता ही है कि बेसिकली हम Node.js के अंदर ही हमारा HTTP मॉड्यूल है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि HTTP क्या है, बिल्ट इन मॉड्यूल है। आपको इसे साइड से मतलब साइड लोडिंग करने की जरूरत नहीं है, अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस कम्स प्री इंस्टॉल्ड विथ Node.js। आपको बस क्या करना है, जिस भी फाइल के अंदर आपको यूज करना है इस मॉड्यूल को, जस्ट इंपोर्ट इट, बस यू आर रेडी टू यूज इट। ठीक है। एंड एक बार अगर आपने HTTP मॉड्यूल को मतलब लेट्स से इंपोर्ट किया, तो आपको पता ही है इसका सारा का सारा जो फंक्शनिंग होता है वो सर्वर से रिलेटेड ही होता है। तो अगर आप एक सर्वर को क्रिएट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप सर्वर के साथ इंटरेक्शन भी तो करोगे। तो आप क्या करोगे, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजोगे। तो उन रिक्वेस्ट को मैनेज करना, रिस्पॉन्सेस को भी मैनेज करना कि भाई रिस्पॉन्स में भेजना क्या है, बिकॉज आपका सर्वर भी तो बात करने की कोशिश करेगा ना। जब क्लाइंट उसे एक रिक्वेस्ट भेजेगा तो सर्वर विल ऑल्सो ट्राई टू रिस्पॉन्स, है ना, रिस्पॉन्डेड बैक। तो हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स भी आएगा टू द क्लाइंट। तो ये सारा का सारा काम कौन हैंडल कर सकता है, आपका HTTP मॉड्यूल, विदाउट नीडिंग एक्सटर्नल लाइब्रेरीज लाइक एक्सप्रेस। तो आपको भी पता है कि भाई एक्सप्रेस क्या है, इट इज नथिंग बट अ फ्रेमवर्क बिल्ट ऑन टॉप ऑफ Node.js ओनली। सो Node.js क्या है, बिहाइंड द बोल सकते हो बिहाइंड द बेल्ट, अंडर द बेल्ट बेसिकली क्या अप्लाई हो रहा होता है, Node.js ही अप्लाई हो रहा होता है, इजंट इट। सो बेसिकली आप, इसीलिए हम बेसिकली Node.js को सीखते हैं, बिकॉज वी नेवर नो कि एक्सप्रेस कल एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। बट अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कोई और भी अगर लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क्स आ गए, मॉड्यूल्स आ गए, तो बेसिकली यू कैन डेफिनेटली स्विच, एनी टाइम यू कैन स्विच टू देम। ठीक है, ये चीजें हो गई। नाउ कितने हमारे पास यूटिलिटी मतलब कि यूसेज हैं बेसिकली हम HTTP मॉड्यूल्स को यूज करके हम क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, आप एक सर्वर को क्रिएट कर सकते हो। जितने भी रिक्वेस्ट हैं, रिक्वेस्ट को आप बेसिकली हैंडल कर सकते हो। जितने भी इनकमिंग रिक्वेस्ट है, इनकमिंग का मतलब है जो आप क्लाइंट से भेजते हो। जब आप लेट्स से अपने फ्रेंड को फोन करते हो तो हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपके आपके दोस्त के पास, आपके फ्रेंड के पास क्या आता है, इनकमिंग कॉल आता है। तो बेसिकली जितने भी इनकमिंग रिक्वेस्ट होंगे फ्रॉम द क्लाइंट, हम उसे हैंडल करेंगे। अब आपका फ्रेंड जैसे ही आपका कॉल उठाएगा, राइट, तो वो आपसे बातें करने के लिए क्या करेगा, रिटालिएट बैक करेगा, है ना, आपको रेस्पॉन्स करेगा। हाँ, आप बोलोगे आवाज आ रही है, तो बोलेगा हाँ आ रही है बिल्कुल आ रही है। तो ये क्या हो गया, एक रेस्पॉन्स हो गया, इजंट इट। सो क्या रेस्पॉन्स भेजना है। तो इस तरीके से हम पूरे के पूरे बैकएंड को एकदम अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि आपके सर्वर्स आप क्रिएट करो, सर्वर में रिक्वेस्ट आएंगे तो रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करना है ना, कौन से राउट से आ रहा है रिक्वेस्ट, उसके उसके आप बोल सकते हो कि उसके रिटालिएशन में आपको क्या रिस्पॉन्स भेजना है। ईच एंड एवरीथिंग यू कैन हैंडल, ये चीज़ है। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास कि भाई हमें लिखना क्या है, सर्वर बनाएंगे कैसे, ये भी एक क्वेश्चन है ना। तो अब आ जाते हैं हम अपने कोड पार्ट के अंदर। तो जैसे कि हमने किया था, तो लेट्स से सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने डायरेक्टरी को क्लियर करते हैं। लेट्स कम टू द टर्मिनल। तो टर्मिनल आपको पता ही है, यहाँ से आप जाकर आ जाओ न्यू टर्मिनल के अंदर। यस, आगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, Node.js के अंदर आना पड़ेगा। तो मैं चेंज डायरेक्टरी करके Node.js के अंदर आ जाऊंगा। एक नए फोल्डर को हम क्रिएट कर लेंगे, day5 क्रिएटेड, है ना। अब हम इस फोल्डर के अंदर आ जाते हैं, आ गए। तो सबसे पहला जो ड्यूटी होता है हमारा, वो क्या होता है, बेसिकली अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना। कैसे करोगे प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज, आपको लिखना है npm init, या तो सिंगल हाइफन वाई लिखो या फिर डबल हाइफन वाई भी लिख सकते हो आप। ठीक है, बोथ बिहेव्स द एग्जैक्टली सेम वे। तो बस ये मैंने जैसे ही एंटर किया तो आप देख पा रहे हो कि मेरे day5 के अंदर package.json फाइल आ चुका है, मतलब कि मेरा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो चुका है। हमारे पास कुछ कॉमन आप बोल सकते हो कि इन्फॉर्मेशन मेटा डेटा होती है हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो आप देख ही सकते हो हमारा मेन एंट्री पॉइंट फाइल क्या होता है, बाय डिफॉल्ट index.js। एंड हमारा जो मॉड्यूल सिस्टम जो बाय डिफॉल्ट होता है दैट इज सेट टू कॉमन जेएस। आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अपने एंट्री पॉइंट फाइल को क्रिएट करने वाले हैं। सो लेट मी जस्ट क्रिएट इट अप, index.js क्रिएट कर लिया। ठीक है, एंड बाकी सारी चीज़ों को हम क्लोज कर देते हैं। लेट्स लेट्स डू दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या नीड है, HTTP मॉड्यूल की। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ऑब्वियसली इट इज अ बिल्ट इन मॉड्यूल ऑफ नोड। तो आपको बस इंपोर्ट करना है। कैसे इंपोर्ट करोगे, अभी जो हम सिंटेक्स यूज कर रहे होंगे दैट इज दी कॉमन जेएस मॉड्यूल सिस्टम। तो कॉमन जेएस के अंदर हम क्या सिंटेक्स यूज करते हैं, रिक्वायर फंक्शन हम यूज करते हैं किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए, इजंट इट। सो मैं लिखूंगा यहाँ पर, आप लिख सकते हो नोड कोलोन HTTP। सी मुझे पता है कि अगर आप चाहो तो HTTP भी लिख सकते हो, बट या आप अगर और प्रिसाइज होना चाहो कि या जो आप मॉड्यूल यूज कर रहे हो दैट इज अ बिल्ट इन पार्ट ऑफ नोड, तो आप नोड कोलोन भी लिख सकते हो। एंड यस, मुझे पता है कि जो भी चीज मैं कर रहा हूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टोर इट इनसाइड ऑफ अ वेरिएबल। तो लेट्स से मैं वेरिएबल का नाम भी सेम रख सकता हूँ। एंड यस, वेरिएबल्स का नाम आप कॉन्टेक्स्ट के मतलब कि रिलेटेड ही रखना।
जैसे अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एचटीटीपी, तो आप वेरिएबल का नाम एचटीटीपी रख दो, नेवर माइंड, राइट। हम जब एफएस को मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे थे तो मैंने वेरिएबल का नाम एफएस रखा था। तो इन दिस पर्टिकुलर वे यू कैन क्या मूव फॉरवर्ड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मुझे पता है डेफिनेटली कि हमारा जो एचटीटीपी है ना, दिस इज नथिंग बट आप बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट अ ऑब्जेक्ट। अब मुझे पता है कि ये अगर एक ऑब्जेक्ट है, वाई सो इट इज एन ऑब्जेक्ट, बिकॉज ये जो मॉड्यूल है, जहां पर भी ये मॉड्यूल डिक्लेयर हुआ होगा, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होंगे, कुछ कीज नॉर्मल प्रॉपर्टीज जैसा बिहेव करेंगे, कुछ कीज के फॉर्म में हमारे पास मेथड्स होंगे, इजंट इट। सो एचटीटीपी को जब आप इंपोर्ट कर लेकर आ रहे हो अपने एंट्री पॉइंट फाइल के अंदर, तो डेफिनेटली वो भी एक ऑब्जेक्ट होगा। प्रूफ में आपको पता ही है आप क्या करोगे, आप फाइल को रन कर सकते हो, एंट्री पॉइंट फाइल को। तो नोड इंडेक्स जैसे ही मैं लिखूंगा तो यू कैन सी कि या मेरा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्लोज हो रहा है एंड हमारे पास बहुत सारे की वैल्यू पेयर्स हैं। I mean everything is in key value pairs only. Why so? Because my HTTP is an object. ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। बट हाँ, मैं बोलता हूँ अभी इसे हमें एक्सेस करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमें पीएचडी नहीं करना है ऑब्जेक्ट के अंदर। डन। अब मेरा सबसे पहला काम क्या है कि मुझे अपने सर्वर को क्रिएट करना है। कैसे करोगे, तो आप लिखोगे HTTP। अब मुझे पता है अगर मेरा HTTP इज एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास की वैल्यू पेयर्स में डेटा स्टोर होते हैं। अगर मुझे किसी की के करस्पॉन्डिंग अगर कोई फंक्शन है उसे अगर यूज करना है, तो मैं क्या लगाता हूँ, डॉट नोटेशन, एंड मैं लिखूंगा क्रिएट सर्वर। एंड आपको पता है अगर मेरा क्रिएट सर्वर इज अ फंक्शन या फिर इट इज अ मेथड, तो हम क्या करते हैं, लास्ट में पेरेंथीसिस ब्रैकेट लगाते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? सो इससे क्या होता है, ये जो लॉजिक आपने लिखा ये आपको क्या करेगा, ये आपको एक सर्वर क्रिएट करके दे देगा। एंड एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो लाइन है ना, ये जो मैंने अभी लिखा है, इट इज ऑफ ब्लॉकिंग नेचर, इट इज ऑफ सिंक्रोनस नेचर। एंड ये जो लाइन है ये आपके मेन थ्रेड के अंदर ही एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एट फर्स्ट आपको पता है कि अगर कोई चीज ब्लॉकिंग नेचर की होती है, सिंक्रोनस नेचर की होती है, तो जब इसकी बारी आएगी तो वो हैंड टू हैंड इस चीज को पूरा का पूरा एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब कि मेरा सर्वर क्रिएट हो जाएगा। एंड जो भी जो डेटाज हैं, जो भी आप बोल सकते हो कि मेटा डेटा है, डेटा है, तो मैं क्या करूंगा, आई प्रेफर कि भाई ये जो भी काम कर रहा है मैं उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूं। लेट्स से वेरिएबल का नाम है सर्वर, है ना, हम स्टोर कर लेंगे। एंड आपको पता है कि बेसिकली हमारा जो क्रिएट सर्वर मेथड है, इट टेक्स अ हैंडलर कॉल बैक। इट इज जस्ट लाइक अ कॉल बैक, सिंपल कॉल बैक। अभी आप ये जान लो, ये जो कॉल बैक है ये दिखता कैसा है, नॉर्मल जैसे हमारे कॉल बैक दिखते हैं। दिस इज माई कॉल बैक, राइट स्टूडेंट्स, दिस इज माई कॉल बैक। एंड इस कॉल बैक के अंदर हम दो पैरामीटर्स ले सकते हैं, राइट। सो वन इज योर रिक्वेस्ट पैरामीटर, सेकंड इज योर रिस्पॉन्स पैरामीटर। एंड इसके अंदर मैं कुछ अभी सेट ऑफ लाइंस लिख रहा हूं जो अभी आपको जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, सिंपल मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, फिर मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट राइट हेलो गुड इवनिंग, यू कैन राइट एनीथिंग, राइट। एंड लास्ट में मैं बोलूंगा रिस्पॉन्स डॉट एंड। डन। तो हुआ क्या, ध्यान से समझते हैं और सुनते हैं। तो सबसे पहले मेरा HTTP मॉड्यूल इंपोर्ट हुआ होगा, डेफिनेटली हमारे इस वेरिएबल के अंदर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया होगा। फिर मैंने इसी ऑब्जेक्ट के अंदर में से एक फंक्शन या फिर एक मेथड को यूज किया, जिस मेथड को हम बोलते हैं क्रिएट सर्वर मेथड। इसने जो भी सर्वर क्रिएट किया होगा हैंड टू हैंड, मैंने उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। एंड इसके अंदर एक कॉल बैक है जिसका अभी कोई यूज नहीं है ना। इस कॉल बैक का अभी कोई रोल नहीं है, बट हाँ लेटर ऑन इसका भी बहुत ज्यादा एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सर्वर को क्रिएट किया। बट क्या सिर्फ सर्वर को क्रिएट करने से आपकी काम होगी? बिल्कुल नहीं, मुझे इस सर्वर को रन करना पड़ेगा। तो सर्वर को आप रन कैसे करोगे? सी, ये जो सर्वर वेरिएबल है ना, ये भी अंदर ही अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, प्रूफ चाहिए तो मैं बोलूंगा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज में डाउट है आप उसे बस प्रिंट कर लो, एक बार आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वेरी सिंपल है ना। तो मैं लिखूंगा नोड इंडेक्स। अब देखना होगा क्या, जब मैं कंसोल डॉट लॉग सर्वर करूंगा ना, तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर भी बहुत सारे की वैल्यू पेयर्स होंगे। अब क्या है की वैल्यू पेयर्स, उसे हमें जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट अगर आप ध्यान से देखें ना, हमारे पास बहुत सारे की वैल्यू पेयर्स हैं। ठीक है, कुछ हमें जरूरी भी हैं, कुछ कुछ नहीं भी जरूरी हैं। तो सारे जानने की जरूरत नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ अपने टर्मिनल को। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट अप में मैं बोलता हूँ कि भाई अगर मेरा सर्वर एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर जरूर हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होंगे जिसे मैं यूज कर सकता हूँ। बहुत सारे आप बोल सकते हो मेथड्स होंगे जिसे मैं यूज कर सकता हूँ। तो एक वन ऑफ दोज मेथड्स इज लिसन मेथड। अच्छा, ये आपसे क्या डिमांड करता है? ये आपसे दो चीजें डिमांड करता है एज एन आर्गुमेंट, एज एन आर्गुमेंट। अच्छा, व्हाट आर दोज आर्गुमेंट्स? नंबर वन इज योर पोर्ट एंड सेकंड वन इज वन कॉल बैक। ये दो चीज डिमांड करता है कौन? ये जो लिसन मेथड है। गॉट इट स्टूडेंट्स? सो लेट्स से मैं एक पोर्ट दे देता हूं 3000, ठीक है। एंड इसके बाद मैं दे देता हूं एक कॉल बैक। दिस इज योर कॉल बैक, राइट। दिस इज माई कॉल बैक। आपको पता है दिस इज माई फर्स्ट आर्गुमेंट, दिस इज माई सेकंड आर्गुमेंट, स्पेशली दिस वन। ठीक है, ये मेरा सेकंड आर्गुमेंट है। तो मैं बोलता हूं भाई कंसोल डॉट लॉग आप कर दो कि सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000।
आप इस तरीके से भी लिख सकते हो स्टैटिक वे में। अगर आप ना चाहो तो आप क्या करो, एक वेरिएबल बना लो, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू 3000 हो गया। अब आप क्या करो, डायरेक्टली एज एन आर्गुमेंट नंबर को ना पास करके आप अपने वेरिएबल का रेफरेंस पास कर दो। तो मैंने क्या करा, एक वेरिएबल क्रिएट किया था, मैंने वेरिएबल का रेफरेंस पास कर दिया। सेम काम आप यहाँ कर सकते हो। मुझे भी पता है कि भाई हम स्ट्रिंग्स को मल्टीपल वेज में प्रिंट कर सकते हैं। आपको पता है ये जो स्ट्रिंग को प्रिंट करने का मेथड होता है ये नॉर्मल है ना। बट अगर आप चाहें स्ट्रिंग को प्रिंट करना तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये क्या है आपका, आप बोल सकते हो बैकटिक्स, है ना। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, या फिर आप बोल लो टेम्पलेट लिटरल फॉर्मेट फॉर प्रिंटिंग स्ट्रिंग्स, है ना, या फिर लेट्स से राइटिंग स्ट्रिंग्स। सो ये चीज़ है। अब इसमें बेनिफिट क्या है ना, मैं अपने वेरिएबल का रेफरेंस पास कर सकता हूँ। मुझे पता है इस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग में क्या स्टोर्ड है, 3000, है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि डेटा जो है मेरा पोर्ट का जो भी वैल्यू यहाँ पर है वो चीज़ यहाँ तक आ सके, तो मैं क्या लगाऊंगा, डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स। एंड आप जानते हो जो भी चीज़ अगर मैं डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर पास करता हूँ ना, तो आप किसी भी वेरिएबल का रेफरेंस पास कर सकते हो। लेट्स से दिस इज माय वेरिएबल, तो मैं इसका रेफरेंस पास कर देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, हो गया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर ये पोर्ट होता क्या है सर? होता क्या है ना? और ये पोर्ट का यूसेज क्या होता है? यूसेज क्या होता है? सी हम जानते हैं, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ, ठीक है? मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आपका जो कंप्यूटर है ना? कंप्यूटर है, पीसी है, जो भी है, डेस्कटॉप है, ये क्या है? आप मान लो एक बड़ा-सा बिल्डिंग है, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे दरवाजे हैं। एंड आपके सिस्टम के अंदर जितने भी चीज़ें इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, इट कैन बी योर मल्टीपल गूगल का क्रोम टैब्स, है ना, बहुत सारे टैब्स हम ओपन करके रखते हैं। आपने मानो आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए, सॉफ्टवेयर स्पॉटिफाई इंस्टॉल कर लिया आपने, इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लिया, यूट्यूब इंस्टॉल कर लिया, मतलब मैं बात कर रहा हूँ ऐप्स की। आपने ऐप्स को भी इंस्टॉल कर लिया। अब मान लो कि ये जो सारे एक एक ऐप है ना, ये एक एक दरवाजे के पीछे हैं। ठीक है? अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब ये सारे क्या आपके क्लाइंट हैं, एक तरीके के क्लाइंट हैं, है ना? तो जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, लेट्स से मैंने बोला यूट्यूब में जाकर कि मुझे आप बोल सकते हो कि बोलो कि कोई गाना सुनना है, ठीक है? तो मैंने रिक्वेस्ट किया यूट्यूब के सर्वर से। मेरी रिक्वेस्ट जाती कैसे है? बेस्ड ऑन योर आईपी एड्रेस। मेरा आईपी एड्रेस से मेरा रिक्वेस्ट गया। अब सोच लीजिए कि सर्वर ने आपको डेटा भेजा, डेटा आपके कंप्यूटर तक आ गया, बट उस डेटा को दिखाना कहाँ है ना? डेटा को शो कहाँ करना है, डेटा को रिसीव कहाँ करना है? अब मान लो आपके पास 100 दरवाजे हैं, हर एक दरवाजा का एक एड्रेस होता है ना? अब कौन से दरवाजे पे कौन सा डेटा भेजना है वापस बाय द सर्वर, वो होता है आपका पोर्ट, ठीक है? अब मान लीजिए कि आपने क्या करा, आप अपने फ्रेंड से चैट कर रहे हो इंस्टाग्राम के ऊपर, आपने रिक्वेस्ट मारी इंस्टाग्राम के सर्वर के ऊपर, अरे सर्वर ने आपको डेटा लाकर दे दिया, एक पर्टिकुलर पर्सन का चैट लाकर दे दिया। अब मान लीजिए वो जो सर्वर ने आपको रिस्पॉन्स भेजा है, गलती से वो आपके गूगल मीट के चैट के ऊपर सेंड हो गया, तो क्या होगा प्रॉब्लम? मान लीजिए आप स्क्रीन शेयर कर रहे थे, आपने इंस्टाग्राम का टैब भी ओपन रखा था, आपने गूगल मीट का टैब भी ओपन रखा था। दोनों में चैट का सिस्टम होता है ना? अब मान लीजिए आपके इंस्टाग्राम के चैट्स, आपके गूगल मीट वाले जो आपका टैब था, उसके अंदर चैट्स में आ गए। ये तो एक प्रॉब्लम है ना, एक ब्लंडर, बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पोर्ट्स होते हैं, कि भाई मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया कि अगर आपका कंप्यूटर बड़ा-सा बिल्डिंग है, हर एक बिल्डिंग के अंदर हमारे पास मल्टीपल दरवाजे हैं, जिस दरवाजे के पीछे आपका एक-एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रन कर रहा है। मान लीजिए एक के पीछे आपका नोट.जेएस का सर्वर रन कर रहा है, एक के पीछे आपका इंस्टाग्राम है, एक के पीछे यूट्यूब है, एक के अंदर आपका प्ले स्टोर है, ऐप स्टोर है, जो भी व्हाटएवर इट इज़, है ना? एक के अंदर आपका वीडियो कॉलिंग चल रहा है स्काइप के अंदर, व्हाटएवर इट इज़, ज़ूम चल रहा है। तो ये सारे जो डेटा आएगा मेरे पास सर्वर के पास से, इसे लोड कहाँ करना है? दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज़ ऑफ दीज़ पोर्ट्स। तो मैंने क्या बोला ना, मैं अपने सर्वर को रन करूँगा 3000 वाले पोर्ट पर। मतलब ये जो 3000 वाला जो रूम है ना, मेरे बिल्डिंग के अंदर, मेरे अपार्टमेंट के अंदर, मैंने उसे बुक कर दिया फॉर माय नोट.जेएस का एप्लीकेशन, ठीक है? ये है आपका एक तरीके का पोर्ट, डन। अब बात आती है एग्जीक्यूशन के ऊपर कि भाई ये कोड रन कैसे करेगा, है ना? क्या ये कोड फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है, व्हाटएवर इट इज। तो मैं बोलता हूँ अभी बातचीत बंद करते हैं, सबसे पहले इस कोड को रन करते हैं। कैसे करेंगे? नोड इंडेक्स, आपको पता ही है, एंट्री पॉइंट फाइल का नेम एंड स्टार्ट स्टार्ट में आपको लिखना है नोड, डन। जैसे मैं एंटर करूंगा, सी मेरे पास एक मैसेज आ गया कि सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ठीक है, अभी ये समझते हैं। अब आप क्या करोगे? अब मुझे पता है कि भाई अगर मुझे सर्वर तक रिक्वेस्ट भेजनी है, तो मेरे को एक पोर्ट असाइन हो गई है मेरे कंप्यूटर के अंदर में, एंड ये क्या आपके लोकल मशीन के अंदर है। तो आप रिक्वेस्ट को कैसे भेजोगे सर्वर तक? तो आपको कुछ नहीं करना है, आप न्यू टैब के अंदर आप आए एंड आपको लिखना है लोकल होस्ट कोलोन 3000 फॉर नाउ, फॉर नाउ, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, एज यू कैन सी, मेरे पास जैसे ही क्लाइंट से सर्वर के पास मैंने रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर ने क्या करा, मुझे रिटालिएट किया विद एन आंसर, विद अ रिस्पॉन्स, है ना।
रिस्पॉन्स में मेरे पास क्या आया, गुड, हेलो, गुड इवनिंग, आ गया रिस्पॉन्स, आ गया रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से आपके सर्वर्स को आप क्रिएट करोगे, रिक्वेस्ट को भेजोगे टू द क्लाइंट एंड क्लाइंट, सॉरी माय बैड, क्लाइंट से आप रिक्वेस्ट भेजोगे सर्वर के पास एंड सर्वर आपको रिस्पॉन्ड बैक करेगा टू द क्लाइंट, है ना, विद सर्टेन डेटा। ये हो रहा है आपके पास, ये हो रहा है, इस तरीके से रन कर रहे हैं। नाउ अब दिक्कत क्या है, आप अगर आप टर्मिनल को बहुत केयरफुली नोटिस करो, हमारे पास क्या है ना, हमारे पास दो यूआरएल, आप बोल सकते हो कि दो राउट से रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर के पास में। ध्यान से सुनिएगा, मैंने रिक्वेस्ट कहाँ से मारा है अभी, मैंने रिक्वेस्ट कहाँ से भेजा है सर्वर को, मेरे क्लाइंट से, है ना। मेरा क्लाइंट का यूआरएल क्या है, आप बोल सकते हो एक तरीके से एपीआई, लोकल एपीआई पकड़ लो अभी फिलहाल के लिए, है ना। मान लीजिए मैंने रिक्वेस्ट मारा था नॉर्मल बेस यूआरएल से। अच्छा, बेस यूआरएल क्या होता है, आप बोलोगे सर ये फॉरवर्ड स्लैश क्या होता है, ये फॉरवर्ड स्लैश, ये कुछ नहीं होता है, इसे हम बोलते हैं बेस यूआरएल, या फिर आप बोल लो रूट यूआरएल। रूट क्या होता है, जड़, जड़ मतलब क्या, बेस। तो वही सेम चीज होगी ना, कि बेस यूआरएल या फिर रूट यूआरएल। अब ये जो रूट यूआरएल होता है, ये क्या होता है, बेसिकली किसी भी पेज का आप बोल सकते हो कि बेस, बेस मतलब कि जैसे flipkart.com, youtube.com, amazon.in, ये सब क्या है, बेस यूआरएल है। इसके बाद अगर आप फॉरवर्ड स्लैश लगा दो, इसके बाद आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को पास भी कर सकते हो यूआरएल के अंदर में से भी, है ना। और आपके पास डिफरेंट डिफरेंट राउट्स होते हैं। राउट कुछ नहीं है, मान लो अलग अलग तरीके के रास्ते होते हैं, है ना, एक ही जगह पहुंचना है, ठीक है, रिक्वेस्ट जा रही है एक ही जगह पर, वो जाएगा इंस्टाग्राम के पास ही या फिर यूट्यूब के पास ही, बट अलग अलग फॉर्म में जाएगा डेटा आपका, ठीक है, कि आप स्पेसिफिकली कौन से राउट से डेटा को मतलब फेच करना चाह रहे हो फ्रॉम द सर्वर, इस तरीके से मान लो आप, ठीक है। मान लीजिए मैंने बोला कि मैं क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजूंगा स्लैश अबाउट वाले राउट से, डन है। जैसे मैं एंटर किया, मेरा रिक्वेस्ट गया टू द सर्वर, सर्वर ने मुझे फिर से वही सेम डेटा लाकर दे दिया, डन है। आपका सर्वर रनिंग है, आप देख पा रहे हैं। तो मैंने कहाँ पर रिक्वेस्ट मारी थी सर्वर के पास, फ्रॉम द क्लाइंट स्लैश अबाउट वाले राउट पे। तो मेरा रिक्वेस्ट जा रहा है सक्सेसफुली टू द सर्वर, है ना। बट ये क्या है सर, है ना, फॉरवर्ड स्लैश favicon.ico, तो ये कुछ नहीं है, ये रिक्वेस्ट ना आपका ब्राउजर क्रिएट करता है। ये जो रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा, मेरा ब्राउजर क्या है, मेरा क्लाइंट है ना। तो जैसे ही मैंने इस पर्टिकुलर राउट पे जैसे ही एंटर किया ना, तो मेरे क्लाइंट से सर्वर के पास रिक्वेस्ट गया। तो पहली बात तो ये जो स्लैश अबाउट वाला रिक्वेस्ट है, ये मैंने क्रिएट किया मैनुअली फ्रॉम द यूजर साइड, राइट। बट ये जो है, जो आप देख पा रहे हैं फॉरवर्ड स्लैश favicon.ico, ये आपके ब्राउजर ने रिक्वेस्ट की है टू द सर्वर। एंड पता है ये रिक्वेस्ट क्या चीज, मतलब क्या चीज से रिलेटेड है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट। तो ये है आपका फैव आइकन। फैव आइकन मतलब पता है क्या होता है, सी जो फ्रंट एंड से आ रहे हैं उनको पता ही होगा। फैव आइकन्स कुछ नहीं होते, ये जो आप आइकन्स देख पा रहे हो, हर एक ब्राउजर हर एक टैब के अंदर बेसिकली खुद के आइकन्स होते हैं। जैसे आप मीट का देखो, एक वीडियो है, एक कैमरा आप देख पा रहे होंगे, मल्टीपल कलर्स है। सिमिलरली टीएल ड्रॉ का खुद का एक फैब आइकन है। तो मेरा जो ब्राउजर है ना, वो रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर से कि मिस्टर सर्वर, मुझे भी एक फैब आइकन आप दे दो अगर आपके पास है तो। बट आप जानते हो क्या, मेरे इस पर्टिकुलर सर्वर के अंदर मैंने कोई भी लॉजिक लिखा है रिगार्डिंग फाइव आइकन, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट जा रही है फ्रॉम द क्लाइंट साइड, बस इसके लिए हमें कोई भी हेडेक नहीं लेना है। नाउ अब बारी आती है कि भाई इसके एग्जीक्यूशन को समझने की, है ना, कि भाई इसका एग्जीक्यूशन आपके नोड के आर्किटेक्चर के साथ कैसे हो रहा है। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, सो दैट एक ही लाइन के अंदर, एक ही पेज के अंदर ये आ जाए। वेरी सिंपल। अब आ जाइए आप डायग्राम के अंदर, है ना, मैं आपको ले जाता हूँ ऊपर। ओके, सो ये क्या है, मेरा नोड का आर्किटेक्चर। तो आपको पता है सबसे पहले मैंने क्या किया था, फोल्डर को क्रिएट किया था, फिर मैंने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज किया, फिर मैंने एंट्री पॉइंट फाइल बनाई, इसके बाद उसके अंदर मैंने लॉजिक लिखा एंड देन आई विल बी हिटिंग दी रन कमांड। रन कमांड क्या है, नोड, उसके बाद एंट्री पॉइंट फाइल का नेम। आपका कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, आपका नोड का प्रोसेस इनिशियलाइज होगा, हम आएंगे मेन थ्रेड के अंदर में एंड द फर्स्ट टास्क वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इज एग्जीक्यूट टॉप लेवल कोड। हम टॉप लेवल कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे एंड विद इन दिस हम सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सा कर रहे होंगे, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, रिक्वायर मॉड्यूल्स। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सोर्स कोड, हमारा जो एंट्री पॉइंट फाइल है, इसके अंदर भी हम एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्टिंग का काम डन, तो फर्स्ट स्टेप डन। इसके बाद आप आओगे एग्जीक्यूट्स ग्लोबल स्कोप वेरिएबल्स। सो पहली बात है, सबसे पहला आपका ग्लोबल स्कोप वेरिएबल क्या है, आप बोल सकते हो ये। बट यस, इसके अंदर एक कैवियट है, दैट इज दिस, कि मैं कॉलबैक की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस http डॉट क्रिएट सर्वर मेथड या फिर फंक्शन आप बोल लो। ये क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, दिस इज ऑफ सिंक्रोनस नेचर, इट इज ऑफ ब्लॉकिंग नेचर। तो ये क्या है, बेसिकली ये आपके मेन थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूट होता है और आप देख पा रहे हैं यही है मेरा मेन थ्रेड। तो ये बेसिकली क्या करेगा, आपको एक सर्वर बना कर देगा, जिस सर्वर को बेसिकली मैं इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये कॉलबैक का सही टाइम नहीं आया है टू डिस्कस, ठीक है। तो आपका मेन ग्लोबल स्कोप वेरिएबल डन, ग्लोबल स्कोप वेरिएबल डन। दिस इज ऑल्सो ग्लोबल स्कोप वेरिएबल, इजंट इट, दिस इज ऑल्सो ग्लोबल स्कोप वेरिएबल। तो इसे भी आपने डिक्लेयर किया इनिशियलाइज। सबसे पहले क्या करते हैं, हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं एंड उसके अंदर मैंने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, डन। ये लाइन भी एग्जीक्यूटेड, खत्म। इसके बाद क्या, आपका एग्जीक्यूट ग्लोबल कोड वेरिएबल अभी भी चल रहा है, राइट। सो आप आओगे एंड अपने सर्वर को स्टार्ट करोगे, है ना, अपने सर्वर को स्टार्ट करोगे, बिकॉज यहां तक आपने क्या किया था, सिर्फ सर्वर को क्रिएट किया था।
बट यहाँ से मैंने क्या करा, सर्वर को स्टार्ट कर दिया, डन। आपने सर्वर को स्टार्ट किया, आप बोल सकते हो अब और कोई लाइन है क्या ग्लोबल स्कोप वेरिएबल के अंदर? जी आप बिल्कुल भी नहीं। जी है क्या? कोई भी नहीं है। तो डन, सेकंड स्टेप डन। अब आप आओगे थर्ड फेज के अंदर, दैट इज इवेंट कॉलबैक्स रजिस्टर। तो ये फेज ऐसा कुछ एज सच आपके पास कोई कॉलबैक अभी फिलहाल के लिए है नहीं। और आपको पता है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये जो लाइन होता है ना सर्वर डॉट लिसन, दिस इज हाफ, इट इज ऑफ हाफ सिंक्रोनस नेचर एंड इट इज हाफ ऑफ एसिंक्रोनस नेचर। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि अगर आप लास्ट क्लास के अंदर आपने ये डायग्राम देखा था, मैं नीचे आता हूँ, दिस वन। तो मैंने आपको बताया था मेन थ्रेड के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही होती है। हम रिक्वायर करते हैं मॉड्यूल को, डन। मैंने सर्वर को क्रिएट किया, डन। सर्वर डॉट लिसन, इसके लिए मैंने लिखा था इट इज ऑफ हाफ सिंक्रोनस नेचर एंड इट इज ऑफ हाफ एसिंक्रोनस नेचर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिंक्रोनस पार्ट क्या होता है कि भाई सर्वर को स्टार्ट करना है, इसने अपना अपना पार्ट निभाया अच्छे से, एंड इसका जॉब डन, इसका जॉब इज डन। अब हम क्या करते हैं ना, बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये जो फंक्शनैलिटी है, ये हाफ आपका डन हो गया, आपने सर्वर को स्टार्ट किया। अब ये जो पूरा का पूरा जो मैंने फंक्शनिंग है ना, मैं इसे दे दूंगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, ओएस को, ठीक है। अब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग टू टास्क। सबसे पहली बात है, ये सर्वेलांस रखेगा, आप बोल सकते हो एक तरीके से नजर रखेगा, किसके ऊपर? सर्वर के ऊपर, कि कहीं से मतलब सर्वर के पास कहीं से भी रिक्वेस्ट ना आ जाए, है ना। ये फर्स्ट काम ये करता है। एंड सेकेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये जो फंक्शन है ना, ये क्या करता है, इस कॉलबैक को रजिस्टर कर लेता है, इस कॉलबैक को रजिस्टर करके रख लेता है, स्टोर करके रख लेता है। रजिस्टर का मतलब समझ जाओ साधारण भाषा में, इस कॉलबैक को स्टोर करके रख लेता है अपने पास में। एंड ये जो काम है ना, अब ओएस के अंदर ये होता है एसिंक्रोनस नेचर में। क्योंकि ये जो लाइन है, अगर मैं इसे मेन थ्रेड के ऊपर छोड़ देता ना, तो ये एक पोटेंशियल थ्रेड बन जाता। वाई सो? बिकॉज अगर मेरे पास इस लाइन के बाद बहुत सारे लाइंस लिखे रहते हैं, लेट्स से आप वही सेम सेम एग्जांपल लेते हैं, 500 लाइंस ऑफ कोड मैंने नीचे लिखा था, एंड वो एक मतलब क्लियर लॉजिक को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। बिकॉज मान लो कि मैंने सर्वर को स्टार्ट तो कर दिया, बट मेरी मर्जी ना, मेरी मर्जी, इट्स माई चॉइस, मैं चाहूं तो मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं अपने सर्वर को रिक्वेस्ट 1 घंटे तक रिक्वेस्ट ही नहीं करूंगा। अब मान लो कि अगर ये मेन थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा होता ये पूरा का पूरा लॉजिक, तो होता क्या, जब तक कि बेसिकली मैं यहाँ से रिक्वेस्ट ना मारूं अपने सर्वर को, तब तक आपका सर्वर बेसिकली यही लाइन पे वेट करेगा, बिकॉज ये सर्वलांस का काम कर रहे हैं। बट ऐसे तो हम नहीं कर सकते, इसीलिए क्या होता है, इसका जो हाफ नेचर होता है सर्वर को स्टार्ट करने के बाद, हम इसे दे देते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि भाई लो भाई, अब तुम संभालो इस काम को, एसिंक्रोनसली पैरेलली बैकग्राउंड में रन करो, ठीक है। सो दैट हमारा जो मेन थ्रेड का जो काम है ना, अगर लेट्स से अगर इसके नीचे भी अगर कोई मेन थ्रेड का काम होता, तो वो रुके ना, वो उसका जो एग्जीक्यूशन है वो मतलब फॉल्टी ना हो जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप समझा आपने। अब सेकंड मैंने बोल दिया कि ये जो प्रोसेस है, ये चला जाता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में। अब जो आपका ओएस है, वो मैंने क्या बोला, वो नजर रखता है किसके ऊपर, आपके सर्वर के ऊपर, कि सर्वर के पास कहीं से भी रिक्वेस्ट ना आ जाए, है ना। और अगर रिक्वेस्ट आ जाए तो वो क्या करता है, इसीलिए इसी के लिए वो इस कॉलबैक को भी अपने पास रजिस्टर करके रख लेता है फॉर सेफ्टी पर्पस, कि अगर अगर सर्वर के पास कहीं से भी रिक्वेस्ट आ जाती है, तो उस केस में उसे क्या करना है, उसे इस कॉलबैक को रन कर देना है या फिर एग्जीक्यूट कर देना है ना। क्योंकि मैं क्या बोलूंगा, जैसे मान लीजिए आपके पास सर्वर, आपका जो सर्वर था, ठीक है, इसके पास रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट से, तो मुझे क्या जो आपका ओएस है वो क्या करेगा, तुरंत बोलेगा इस कॉल बैक को कि उठो उठो, आपका काम आ चुका है, तो अब अपने अपने काम को आप स्टार्ट करो, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपका जो कॉल बैक है वो अपने डेजिग्नेटेड टास्क को कंप्लीट करेगा। और आप देख सकते हैं डेजिग्नेटेड टास्क के अंदर हमारे पास 3 लाइंस लिखे हुए हैं, मैं आ रहा हूँ इसके ऊपर। तो इस तरीके से आप समझ जाओ कि अभी आपका जो कोड है ना, ओवरऑल जो आपने एक सर्वर को क्रिएट किया, आपने एक सर्वर को स्टार्ट किया, ये जो लाइन है ये आधा सिंक्रोनस एंड आधा एसिंक्रोनस नेचर का क्यों है, आप समझ गए होगे, है ना, कि क्या प्रॉब्लम्स हमारे पास आ सकते हैं, क्या चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका नोड के आर्किटेक्चर के करस्पॉन्डिंग में, कि आपका जो एचटीटीपी मॉड्यूल है किस तरीके से वर्क एंड फंक्शन करता है। डन। अब आपके दिमाग में दो सवाल आएगा कि सर पहली बात तो आप बताओ कि ये जो कॉलबैक है, इसके अंदर जो आप दो पैरामीटर्स ले रहे हो, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये क्या करते हैं। फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर ये जो लाइन है ये क्या करता है, ये लाइन क्या करता है, ये लाइन क्या करता है। तो आइए एक एक चीज को एक एक बार में एड्रेस करते हैं। सबसे पहले मैं बोलता हूँ रिक्वेस्ट को, अभी रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल को अभी हटाइए। अभी समझते हैं कि भाई ये रिक्वेस्ट क्या है, आरईक्यू जो है, आरईक्यू जो आप पैरामीटर ले रहे हो, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट पैरामीटर, ये क्या है। क्या ये एक एरे है, क्या ये एक वेरिएबल है, क्या ये एक ऑब्जेक्ट है, क्या ये एक बूलियन वैल्यू है, क्या है ये, है ना, आपके दिमाग में आएगा। तो मैं बोलता हूँ ये कुछ नहीं है, इट इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर ना हमारे बहुत सारे क्रूशियल इंफॉर्मेशन छुपे हुए होते हैं। क्या-क्या क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, अब आप आ जाइए नोट्स के अंदर, एंड अब आप यहाँ पर फोकस करिएगा, मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है? लेट्स कम ओवर हियर, ठीक है? सी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, हम इसी की बात कर रहे हैं, आरईक्यू। तो इसके अंदर ना कुछ देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ज़ाहिर-सी बात है इसके अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होते हैं।
प्लेथोरा ऑफ इन्फॉर्मेशन। बट क्या सारे इन्फॉर्मेशन बहुत एसेंशियल है? मैं बोलूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप इन 3 प्रॉपर्टीज़ को जानते हो, तो आप बोल सकते हो कि आपको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आता है और आपको पता है ये क्या करता है। तो रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? साधारण भाषा में अगर मैं लेम टर्म्स में बोलूँ, तो रिक्वेस्ट का मतलब क्या? जब आप एक क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेज रहे होते हो टू द सर्वर, है ना? उसके उसके टाइम पर एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट रिक्वेस्ट के अंदर जो-जो मेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर होंगी, इसी को हम रिक्वेस्ट बोलते होंगे। मतलब जो-जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, जो मेरे क्लाइंट के एंड से सर्वर के पास तक जाता है, यही होगा कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। अभी अभी तक हमें आइडिया नहीं लगा है कि ये रिक्वेस्ट और क्या हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि भाई इसके अंदर ये जो मेथड्स हैं, सॉरी प्रॉपर्टीज़ हैं, यूआरएल प्रॉपर्टी, मेथड प्रॉपर्टी, हेडर्स प्रॉपर्टी, ये होते क्या हैं? सो आप देख पा रहे होंगे पॉइंट नंबर 1, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल प्रॉपर्टी। एक्चुअली ये क्या होता है ना कि भाई बेसिकली आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो सर्वर के पास, वो आप कहाँ से भेज रहे हो? आपने जो भेजा, वो आपने बेस यूआरएल से भेजा था, मतलब बेस यूआरएल का मतलब रूट यूआरएल। क्या आपने रूट यूआरएल यूआरएल से भेजा था? या फिर आपने किसी और राउट से भेजा था, है ना? या फिर आप किसी और लेट्स से कॉन्टैक्ट राउट से भेज रहे हो। तो इन दिस पर्टिकुलर सेंस मतलब कि आप रिक्वेस्ट भेज कहाँ से रहे हो? सर्वर के पास आप रिक्वेस्ट भेज कहाँ से रहे हो? वो स्टोर होता है आपके रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल वाले प्रॉपर्टी के अंदर में। सी अगर आप एरो को फॉलो करें तो आप देख पाएँगे, दैट गिव्स यू द यूआरएल पाथ रिक्वेस्टेड बाय द क्लाइंट। कि भाई क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा कहाँ से था, है ना? यूज्ड फॉर राउटिंग बिकॉज़ आप जानते हो कि ये जो रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल प्रॉपर्टी है ना, इसके बेसिस पर हम कस्टम राउट्स को सेट कर सकते हैं। कि लेट्स से मान लो कि एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन अगर इस एरिया से रिक्वेस्ट गई है सर्वर के पास में, तो मैं इसके हिसाब से मैं एक मॉडिफाइड या फिर कस्टमाइज्ड रिस्पॉन्स भेज रहा हूँगा फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट। समझ में आया? कि भाई मतलब अगर मेरे पास मल्टीपल राउट्स हैं, तो एक पर्टिकुलर राउट के बेसिस पर मैं अलग-अलग बेसिकली रिस्पॉन्सेज़ भेज सकता हूँ। कि मान लो कि अगर मेरा रिक्वेस्ट क्लाइंट से गया है स्लैश कॉन्टैक्ट से, तो मैं उसके बेसिस पर एक कस्टमाइज्ड रिस्पॉन्स भेजूँगा। अगर कि मेरा जो रिक्वेस्ट गया है, वो गया है स्लैश अबाउट से, तो मैं एक कस्टमाइज्ड रिस्पॉन्स भेजूँगा बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट। तो ये होता है बेसिकली काम किसका? रिक्वेस्ट डॉट रेक्यू डॉट यूआरएल प्रॉपर्टी का। कमिंग टू द नेक्स्ट इज़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड। ठीक है, अब ये क्या स्टोर करता है? मेथड बेसिकली क्या होता है ना, आपके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जब आप एक पर्टिकुलर सर्वर को रिक्वेस्ट भेजोगे फ्रॉम द क्लाइंट, तो आप बताओगे ना कि भाई आपकी इंटेंशन क्या है? इंटेंशन को ही आप समझ लो मेथड। सी यहाँ पर मैंने क्या लिखा है एरो के करस्पॉन्डिंग में, रिटर्न्स द एचटीटीपी मेथड यूज्ड बाय द क्लाइंट। एग्जांपल गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। अब दिमाग में आएगा कि सर ये गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट होता क्या है? तो सी यहाँ पर मैंने बेसिक लिखा हुआ है। अब मैं एक-एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मेथड्स कहते क्या हैं। मान लो गेट, क्या लिखा हुआ है पर्पस? फेच डेटा। अच्छा, फेच डेटा का मतलब क्या होता है? जब आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजोगे टू द सर्वर, आप क्या वांट कर रहे हो ना, आप एक पर्टिकुलर बस डेटा को रीड करना चाह रहे हो, आप फेच करना चाह रहे हो। तो होगा क्या? आपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट किया सर्वर को, सर्वर क्या करेगा? आपको रिस्पॉन्स भेज देगा। दैट्स इट। आपने फेच किया डेटा, बात खत्म। ये क्या आपका इंटेंशन है कि भाई मुझे बस रीड करना है। सर्वर मुझे बस तुम डेटा दो, मैं बस उस डेटा को रीड करना चाहता हूँ। दैट इज योर गेट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है। सेकंड रिक्वेस्ट इज पोस्ट। अच्छा, पोस्ट का मतलब क्या होता है? जब आप चाहते हो एक न्यू रिसोर्स को क्रिएट करना। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आपने बहुत बार देखा होगा कि मान लीजिए अगर आप किसी भी एडमिन पेज को आपने कभी भी देखा है, तो जब मान लीजिए आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हो, ठीक है। आप एक सेलर हो, आपके पास मान लीजिए आप एप्पल्स सेल करते हो, ठीक है। फ्रूट्स वाले एप्पल्स, ठीक है? आपके इन्वेंटरी से एप्पल्स आउट ऑफ स्टॉक हो गए, तो आप क्या करोगे? आप बेसिकली अपने एंड से आप एक क्लाइंट, बेसिकली आप क्या बोल सकते हो? आप एक वेंडर हो, तो आपका जो भी एडमिन पैनल है, आप वहाँ पर क्या करोगे? लिख दोगे आउट ऑफ स्टॉक, है ना? तो ये जो आउट ऑफ स्टॉक है, ये क्या होता है? बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन है, आपने बेसिकली एक न्यू रिसोर्स को क्रिएट करा एंड यू आर गोइंग टू स्टोर इट इनसाइड ऑफ योर सर्वर एंड सर्वर से वो इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन हो जाएगी टू द डेटाबेस, है ना? ये हुआ। अब मान लो कुछ दिन बाद 10 दिन बाद 5 दिन बाद आपके पास सारा का सारा इन्वेंटरी वापस से रीस्टॉक हो चुका है। तो आप क्या करोगे? अपने एडमिन पैनल से सो दैट अदर यूजर्स कैन आल्सो सी इट, राइट? आप क्या करोगे? वहाँ पर जाकर बोल दोगे कि स्टॉक रिस्टोर्ड, इस तरीके से आपने लिख दिया। तो अब क्या होगा? बेसिकली वही सेम चीज़ मॉडिफाई हो जाएगी आपके सर्वर के अंदर। फिर वो सर्वर से पास ऑन हो जाएगा आपके डेटाबेस के अंदर, सारा का सारा स्टॉक आपने क्वांटिटी सारा कुछ बता दिया, है ना? तो ये क्या कर रहे हो आप? आप बेसिकली सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजोगे सर्वर को कि भाई ठीक है, मुझे मॉडिफाई करना है। आप सारा इन्फॉर्मेशन भेजोगे क्लाइंट से आपके सर्वर को।
फिर क्या होगा बेसिकली, आपने आपने फ्रंट एंड, आपका फ्रंट एंड मतलब क्या? जो हमारा इंटरफेस होता है, जो आपका ब्राउज़र है या फिर आपका जो फ्रंट एंड पार्ट है एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, इसमें से आपने क्या करा, अपने इन्फॉर्मेशन या फिर एक रिसोर्स को भेज दिया आपके सर्वर के पास में। तो आपका इंटेंशन क्या था? आपको एक न्यू रिसोर्स क्रिएट करना था, इज़न्ट इट? सो ये इंटेंशन होता है आपका पोस्ट रिक्वेस्ट, ये होता है आपका पोस्ट रिक्वेस्ट। थर्ड होता है पुट। अच्छा, पुट क्या होता है बेसिकली? मान लो कि आपके पास ऑलरेडी एक रिसोर्स क्रिएटेड है आपके सर्वर के पास में, ठीक है? अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है ये सब क्या होता है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, मैं बोलूँगा बिल्कुल जायज़ है। अगर समझ में आए तो भी ठीक है, अगर नहीं भी आए तो आप सुन लो, ठीक है? सुनोगे कुछ ना कुछ तो सीखोगे, 100% में से अगर 10% भी तो सीखोगे, है ना? तो ये चीज़ है। अब पुट क्या होता है? मान लीजिए एक ऑलरेडी आपके पास एक रिसोर्स क्रिएटेड है, आप बस उस रिसोर्स को मॉडिफाई करने की कोशिश करो, मतलब आप एक नया रिसोर्स क्रिएट नहीं कर रहे हो, है ना? अच्छा, पोस्ट और पुट में क्या डिफरेंस आ जाता है? मान लो आप एक सेलर थे, फ्रूट सेलर थे आप एप्पल्स ऑलरेडी सेल कर रहे थे, बट लेट्स से आप आपके मूड में आया कि अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं दूसरे फ्रूट को भी आप सेल करते हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो आप क्या करोगे? आप लिस्टिंग करोगे। लेट्स से आप एवोकाडो सेल कर रहे हो या फिर पाइनएप्पल सेल कर रहे हो, तो आपने क्या करा, एक न्यू लिस्टिंग किया, एक नए रिसोर्स को क्रिएट करा, वो हो गया आपका पोस्ट, ठीक है? अब मान लीजिए आपके पास बेसिकली क्या थे, आप एप्पल्स को ही सेल कर रहे थे, बस आपने क्या करा, उसके अंदर बस बेसिकली कुछ माइन्यूट से चेंजेस कर दिए, उसके डिस्क्रिप्शन में या फिर ब्रांड ब्रांड में, कि बेसिकली आपका एप्पल का टाइप क्या है, व्हाटएवर इट इज़, है ना? मुझे फ्रूट्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये होगा कि भाई ऑलरेडी एक एक्जिस्टिंग रिसोर्स के ऊपर जब आप कोई मॉडिफिकेशन करोगे, उस टाइप ऑफ रिक्वेस्ट को हम क्या बोल देते हैं? पुट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट मेथड, ठीक है? इसके बाद डिलीट, ये तो आपको साफ-साफ पता चल ही रहा होगा कि ये डिलीट क्या होता है। मान लीजिए आपके क्लाइंट के साइड से आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट्स के अंदर ना आजकल आजकल मतलब मैं 2025-26 की बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट्स के अंदर ना हम यूज़र्स को एक एबिलिटी दी जाती है कि आप अपने डेटा को पूरा का पूरा डिलीट कर सकते हो, अपने प्रोफाइल को उड़ा सकते हो उस पर्टिकुलर वेबसाइट से। मान लीजिए आप अगर चैट जीपीटी का एग्जांपल लो, कुछ दिन पहले एक डीप सीक एआई भी आया था। तो उसके अंदर आपको एक लेवरेज दिया जाता है टू द यूजर्स कि आप अपने पूरे के पूरे रिकॉर्ड को, जो भी उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर आपका डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर्ड है, आप उसे अपने अकाउंट को पूरा का पूरा 110% उड़ा सकते हो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से। तो सेम काम आप यहाँ से कर सकते हो। मतलब आप बता रहे हो, आप अपने इंटेंशन को बता रहे हो कि मुझे क्या करना है, एक आप एक रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हो सक्सेसफुली, ठीक है? तो ये हो गया आपका क्या, डिलीट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है? तो आप इंटेंशन को क्लियर कर रहे हो। एंड पैच भी सिमिलर है, डेफिनिटली हम एक्सप्रेस के अंदर जब जाएँगे तो हम डेफिनिटली बात कर रहे होंगे इन सब के ऊपर इन डिटेल। बस मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको। थर्ड वन इज़ योर रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स। अच्छा, हेडर्स क्या होते हैं? सी, रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑल एचटीटीपी हेडर्स। ये तो सर समझ में नहीं आया, ये तो बस बुकिश लैंग्वेज में आपने लिख दिया सर। मैं बोलता हूँ बिल्कुल, बट मैं आपको समझा रहा हूँ, ये हेडर्स क्या होते हैं? जब जब आप एक रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं टू द सर्वर, तो आपको ना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन करना पड़ता है, एंड आप ये मैनुअली भी पास कर सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट आपका ब्राउजर भी पास कर रहा होता है, या फिर आपका जो क्लाइंट होता है, अल्टीमेटली क्लाइंट पर आते हैं ना, क्लाइंट के अंदर ही तो सारे आते हैं ना, ब्राउजर आते हैं, पोस्टमैन आता है, सब कुछ आता है। तो जो आपका क्लाइंट होता है ना, वो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भेजता है सर्वर के पास में। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब क्या? मैं बोलता हूँ मेटा मेटा इन्फॉर्मेशन, मेटा डेटा। अच्छा, मेटा डेटा मतलब क्या? सबसे पहली बात, आपका क्लाइंट है कौन? मतलब आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो ना क्लाइंट से, वो एक ब्राउज़र से भेज रहे हो, वो पोस्टमैन से भेज रहे हो, कहाँ से भेज रहे हो? तो वो जो इन्फॉर्मेशन है। सेकंड, आपको डेटा भेजना कहाँ पर है? मतलब आपका होस्ट कौन है? मतलब आपका सर्वर कहाँ पर है? वो आप बता रहे होगे, है ना? थर्ड, कि भाई क्या आप क्लाइंट की तरफ से भी कोई डेटा भेज रहे हो क्या? एंड अगर भेज रहे हो तो उस डेटा का फॉर्मेट क्या होगा? आप साधारण टेक्स्ट डेटा भेजना चाह रहे हो, या फिर आप जेसन डेटा भेजना चाह रहे हो, या फिर आप एचटीएमएल के टैग्स भेजना चाह रहे हो, व्हाटएवर इट इज़, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई आप क्लाइंट से कोई डेटा भेज रहे हो कि नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। जब आप एक लॉगिन करते हो किसी भी पेज के अंदर या फिर साइन अप करते हो, है ना? आपके क्लाइंट से कोई ना कोई डेटा तो जा रही होती है ना सर्वर के पास में। तो उस डेटा का फॉर्मेट क्या है? साधारण भाषा में आप ऐसे समझो कि जो आप डेटा भेज रहे हो, वो आप जेसन डेटा भेज रहे हो, या फिर आप एक नॉर्मल सिंपल टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट भेज रहे हो, क्या भेज रहे हो? वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होते हैं आपके हेडर्स के अंदर। एंड मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो होता है ना, जैसे कि रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, रिक्वेस्ट डॉट मेथड, ये सिर्फ नॉर्मल बेसिकली प्रॉपर्टीज़ होते हैं। बट अगर मैं इसकी बात करूँ ना, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, ये खुद में भी एक ऑब्जेक्ट होता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट। क्योंकि अगर आप थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करोगे ना, सी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर रखा हुआ है कि रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स इज़ नथिंग बट अ मेटा ऑब्जेक्ट डेट बेसिकली मेटा डेटा ऑब्जेक्ट। मतलब इसके अंदर सारे के सारे मेटा डेटा स्टोर्ड होते हैं इन फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। मैं अभी आपको शो करके भी दिखाऊँगा, डोंट वरी, ठीक है? अब देखिए इसके अंदर क्या-क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होते हैं, है ना? अगर रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स मेरा एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें स्टोर होती हैं? सबसे पहला होस्ट। होस्ट का मतलब कि भाई आपका सर्वर है कहाँ? व्हिच सर्वर इज़ द क्लाइंट ट्राइंग टू रीच, है ना?
आपका सर्वर है कहाँ पर, कौन से पोर्ट पर रन कर रहा है, वो सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आप बता रहे होगे। सेकंड इज यूजर एजेंट, कि भाई मैं जो क्लाइंट यूज कर रहा हूँ वो क्लाइंट है कौन, क्या वो एक ब्राउजर है, क्या वो एक एपीआई सॉफ्टवेयर है, क्या है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, वो हो गया। कंटेंट टाइप, बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज बीइंग सेंड टू द सर्वर, वही सेम बात आ जा रही है कि अगर आप क्लाइंट के एंड से कोई डेटा भेजना चाह रहे हो सर्वर के पास में, तो वो डेटा का फॉर्मेट क्या है ना। सी मैंने एक और एरो बनाकर लिखा है, हाउ विल द सर्वर नो वेदर यू आर सेंडिंग जेसन और प्लेन टेक्स्ट, आप भेज क्या रहे हो, आप चाह क्या रहे हो भेजना, है ना। सर्वर को थोड़ी पता है, आपको बताना पड़ेगा ना कि आप डेटा किस प्रकार से भेज रहे हो, कौन सा डेटा भेज रहे हो, किस टाइप का डेटा भेज रहे हो सर्वर के पास में। सो दैट इज व्हाट इट इज, ठीक है। अब लास्ट में अगर आप आओगे तो एक्सेप्ट। अब देखो, जब आप एक रिक्वेस्ट करोगे सर्वर के पास में, तो सर्वर थोड़ी देर बाद कभी ना कभी आपको रिस्पॉन्स तो भेज रहा होगा। तो जब सर्वर मुझे रिस्पॉन्स देगा, मतलब सेंड करेगा, तो उस पर्टिकुलर डेटा का फॉर्मेट होगा क्या, मतलब मी एज अ क्लाइंट मैं किस प्रकार के डेटा को रिसीव कर सकता हूं, है ना। वो भी आपकी स्पेसिफाई हो जाती है, किसके अंदर, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये कुछ बेसिक चीजें मैंने बताई जो इसके अंदर स्टोर होती है, किसके अंदर, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो आप ये बस जान सकते हो, मैं अभी दिखाऊंगा, सब चीज को दिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब इसके बाद सर रिक्वेस्ट तो हो गया, रिक्वेस्ट तो हमने समझ लिया, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल भी आप समझ में आ गया सर कि रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल कुछ नहीं है, बस इसके अंदर हम ये देखते हैं कि भाई आपका जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट जा रहा है सर्वर के पास में, वो कौन से पाथ से जा रहा है, इज इट गोइंग फ्रॉम द रूट पाथ, इज इट गोइंग फ्रॉम सम अदर राउट्स। तो ये कहाँ से रिक्वेस्ट जा रहा है, स्लैश कौन से बेसिकली आप बोल सकते हो यूआरएल से जा रहा है, रूट यूआरएल, बेस यूआरएल या फिर किसी और यूआरएल से जा रहा है। तो ये आप बोलते हो रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल से। मैंने बाकी भी बता दिया, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स ऑब्जेक्ट है एक, और आपके पास एक क्या होता है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड्स। तो कौन से टाइप ऑफ मेथड, आपका इंटेंशन क्या है जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो टू द सर्वर, दैट इज व्हाट अबाउट योर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम आते हैं रिस्पॉन्स के ऊपर। अच्छा, अब रिस्पॉन्स है तो हमें आइडिया लगी रहा होगा कि इसमें क्लाइंट का रोल ज्यादा नहीं होता है, इसमें रोल किसका होता है, सर्वर का। कि भाई जब एक बार रिक्वेस्ट रिसीव हो गई टू द सर्वर, अब सर्वर क्या करने वाला है उस रिक्वेस्ट के साथ, एंड सर्वर किस तरीके से रिस्पॉन्स बैक भेजने वाला है, रिस्पॉन्स भेजने वाला है ना। तो आइए फिर देखते हैं ये क्या है। एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, रेस्पॉन्स इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, है ना, एक ऑब्जेक्ट है। एंड इसके अंदर किस प्रकार के डेटा स्टोर होते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होंगे ना, जिसे आप डॉट नोटेशन लगाकर एक्सेस कर सकते हो। तो रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, अच्छा स्टेटस कोड क्या होते हैं, आप देख पा रहे होंगे मैंने एरो देकर लिख दिए हैं कुछ सॉर्ट ऑफ स्टेटस कोड्स। स्टेटस को कोड कुछ नहीं है, बस आपको वो बताते हैं कि बेसिकली आप जो डेटा भेज रहे हो उसका हेल्थ कैसा है। आप देखो मैंने एरो देकर ऑलरेडी लिखा हुआ है सेट स्टेटस कोड, बस साधारण सी काम है इसका। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे स्टेटस कोड आएंगे, किसकी तरफ से, आप इसे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। कुछ प्रीडोमिनेंट जो हमारे पास जो होते हैं स्टेटस कोड्स, मैं बता देता हूँ। 200 का मतलब है कि जहां पर आप रिक्वेस्ट, आपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट किया था, सर्वर ने आपको सक्सेसफुल डेटा लाकर दे दिया, ये होता है एक सक्सेसफुल रिक्वेस्ट, है ना। मतलब कि आपका जो रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स साइकिल था पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट गया सर्वर के पास में, सर्वर ने रिटालिएट बैक करा विद अ वैलिड, आप बोल सकते हो, रिस्पॉन्स डन। 201 का मतलब होता है क्रिएटेड। अच्छा याद करिए, मैंने बोला था ना कि जब आप एक रिसोर्स को ऐड कर रहे हो, एक नए रिसोर्स को ऐड कर रहे हो यूजिंग, आप बोल सकते हो कि आपका जो पोस्ट पोस्ट जो मेथड होता है, तो सी द रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुल एंड अ न्यू रिसोर्स वाज क्रिएटेड। तो 201 अगर मेरे सर्वर के पास से अगर रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे पास स्टेटस कोड, इट मीन्स कि आप जो बेसिकली क्लाइंट से आपने रिक्वेस्ट की थी कि आपको एक नया रिसोर्स क्रिएट करना था, वो हो चुका है सक्सेसफुली। 400 का मतलब क्या होता है, बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट मतलब कि आपने जब क्लाइंट की तरफ से, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आपने क्लाइंट की तरफ से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा ना, तो डेफिनेटली आप कुछ भेज रहे थे, है ना कुछ इन्फॉर्मेशन जब आप भेज रहे थे, तो उसके अंदर हो सकता है कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन भेज दिया, है ना। मान लीजिए आपने आपने एग्जाम्पल देते हैं, आप फेसबुक के अंदर आपका एक ऑलरेडी एक आईडी एग्जिस्ट करता है, कभी कभी होता है ना पासवर्ड गलत मार देते हैं हम। तो जैसे आपने पासवर्ड गलत एंट्री किया, आपने रिक्वेस्ट तो मारा ही, है ना, सर्वर के पास में रिक्वेस्ट तो गया होगा डेफिनेटली, बट सर्वर ने क्या करा, उसे ऑथेंटिकेट, सर्वर बेसिकली जो भी लॉजिक्स हम लिखते हैं सर्वर के अंदर लिखते हैं, सर्वर ने नहीं ढूंढ पाया होगा आपके नाम से कोई आईडी, मतलब पर्सन को। तो उसने क्या करा होगा, आपको भेज दिया होगा 400 रिक्वेस्ट, मतलब 400 रिक्वेस्ट भेज दिया होगा कि बैड रिक्वेस्ट, मिसिंग फील्ड्स, या फिर रॉन्ग डेटा भी हो सकता है, डेटा फॉर्मेट, या फिर इनवैलिड इनपुट, कि गलत इनपुट आपने दे दिया होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका 400 स्टेटस कोड। 401 क्या होता है, अनऑथराइज्ड, क्लाइंट इज नॉट ऑथेंटिकेटेड। मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने netflix.com ओपन किया या फिर netflix.in ओपन किया, अब आप क्या करो ना, आपने क्या करा, आपके दोस्त से यूआरएल ले लिया उसके लॉगिन वाले एड्रेस का। मतलब मान लीजिए आपके दोस्त के पास नेटफ्लिक्स का प्रीमियम आईडी है ऑलरेडी,
आपने क्या बोला कि भाई तुम एक काम करो, मुझे पूरा का पूरा अपना यूआरएल भेज दो, लॉग्ड इन वाला। आपने लिया, मतलब व्हाट्सएप से आपने शेयर लिया एंड फिर आपने क्या करा, अपने ब्राउज़र के ऊपर आपने पेस्ट कर दिया। अब आप खुद सोचो, आप क्या लॉगिन हो अपने पेज के ऊपर, अपने टैब के ऊपर, अपने क्लाइंट के ऊपर? बिल्कुल नहीं, आप नेटफ्लिक्स के ऊपर लॉग्ड इन नहीं हो। तो जब आप ये रिक्वेस्ट, इस टाइप ऑफ रिक्वेस्ट को करोगे ना, तो बोलेगा क्लाइंट इज़ नॉट ऑथराइज्ड, क्योंकि आप लॉग्ड इन ही नहीं हो। पहली बात तो आप दूसरे के यूआरएल से ट्राई करो लॉगिन करने का, बट क्या वो वैलिड होगा? डेफिनिटली नहीं होगा, बिकॉज़ आप लॉग्ड इन हो ही नहीं। तो इसीलिए किस प्रकार के आपके पास आ रहे होंगे रिस्पॉन्स में, स्टेटस कोड 401। अब 403 क्या है? फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब होता है, मान लो अगर आप ऑथेंटिकेटेड हो भी, आप लॉग्ड इन हो, बट जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, कुछ हमारे पास सीक्रेट राउट्स होते हैं जो स्पेशली एडमिन यूजर्स या फिर बोल सकते हो कस्टम, जो आपके मान लो एक कंपनी है जिसके सिर्फ एम्प्लॉयज यूज कर सकते हैं। सारे मतलब वो ओपन सोर्स, मतलब ओपन नहीं है, सारे के सारे यूजर्स क्लाइंट्स के लिए ओपन नहीं है। तो वो क्या हो गए, आप बेसिकली ऑथेंटिकेटेड तो हो, आप लॉग्ड इन हो फ्लिपकार्ट के ऊपर, राइट? आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर लॉग्ड इन हो, बट क्या आप उसके एडमिन पैनल्स को, एडमिन बेसिकली राउट्स को आप एक्सेस कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो ये हो गया आपका 403, क्या आप फॉरबिडन हो, है ना? आप क्लाइंट इज ऑथेंटिकेटेड बट नॉट अलाउड और एक्सेस डिनाइड। ये हो गया आपका 403 स्टेटस कोड। 404 का मतलब आपको पता ही है कि भाई जहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना? या फिर गलत जगह आपने रिक्वेस्ट मार दिया जो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो 404 एरर आ गया आपके पास। अब 500 का मतलब होता है कि भाई मेरे तरफ से गड़बड़ हो रही है सर, मतलब मेरे मतलब कि सर्वर की तरफ से कुछ गड़बड़ी हो रही है। मतलब आपका जो ये लॉजिक है ना, जो भी आपने सर्वर को क्रिएट करा है, पक्का इसमें कुछ फॉल्ट आ गया होगा, कोई बग आ गया होगा। कभी कभी होता है ना कि भाई हम लेट्स से ये ब्रैकेट लगाना भूल गए, तो ये क्या है, इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, 500 एरर एरर वाले सर्वर बेसिकली स्टेटस कोड को मैं भेज सकता हूँ कि भाई सर्वर के एंड से कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं 500 वाले स्टेटस कोड को भेज दूंगा। तो ये है हमारा कुछ, आप बोल सकते हो, सॉर्ट ऑफ स्टेटस कोड्स। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पर, कि भाई नेक्स्ट क्या आपके रेस्पॉन्स वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, सेट हेडर। अच्छा, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई रेस्पॉन्स में जो आप भेजोगे, जो आप डेटा भेजोगे क्लाइंट के पास में, उस डेटा का टाइप क्या होगा? क्या वो साधारण सा डेटा होगा, प्लेन डेटा होगा, या फिर वो जेसन डेटा होगा, है ना? तो ये आप स्पेसिफाई करते हो सेट हेडर वाले मेथड के अंदर। सबसे पहले ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, कंटेंट टाइप, दिस इज योर फर्स्ट आर्गुमेंट। सेकंड आर्गुमेंट के अंदर आप बताओगे कि भाई साधारण डेटा भेजना है या फिर एप्लीकेशन स्लैश जेसन टाइप ऑफ डेटा भेजना है, तो वो आप बताओगे। ठीक है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे लेटर ऑन। तो इस एरो को अगर आप फॉलो करोगे तो सेट हेडर्स, बस सिंपल सी बात है कि भाई जो डेटा आप रेस्पॉन्स में भेज रहे हो फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट, उसके अंदर का मेटा इन्फॉर्मेशन, बस आप इस तरीके से समझ लो। आप रिस्पॉन्स डॉट राइट थर्ड पर आ जाते हैं, ये तो बड़ा सिंपल है कि भाई जो आप रिस्पॉन्स भेज रहे हो ना, वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। आप किस प्रकार का भेज रहे हो, क्या भेजोगे, हम इसकी बात कर रहे हैं। क्या भेजोगे, किस प्रकार का डेटा भेजोगे, वो तो आपका सेट हेडर हो गया ना, टाइप बता रहे हो आप। बट क्या भेजना है प्रिसाइजली, वो हो गया आपका रिस्पॉन्स डॉट राइट मेथड के अंदर आप पास कर रहे होगे। एज अ स्ट्रिंग पास कर सकते हो, एज अ बोल सकते हो एज अ जेसन चीज भी आप पास कर सकते हो, ठीक है, अपने रिस्पॉन्स को। लास्ट वन इज योर रिस्पॉन्स डॉट एंड। अब ये क्या सर, है? यस। आई एम जस्ट इंटरप्टिंग, एक्चुअली मैं तबीयत मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो कैन ओके आई श्रेयसी, लीव नाउ? या श्योर, यू कैन लीव इट एंड लेटर ऑन जस्ट यू कैन सिंपली जस्ट वॉच इट आउट। एक बार आप रिकॉर्डिंग देख लेना 1.5x 2x में, नेवर माइंड। ओके, 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 टेक ओके, रेस्ट ओके। श्रेयसी। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, नो नो, इट्स सर। एब्सोल्युटली फाइन, टेक रेस्ट। ओके, ओके। सो ये हो गया हमारा क्या, एंड, रेस्पॉन्स डॉट एंड। तो इसका मतलब हुआ क्या कि भाई आप जब बेसिकली आप एक सर्वर से रेस्पॉन्स भेज रहे हो क्लाइंट के पास, तो क्लाइंट क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा हाई होप्स एंड हाई एक्सपेक्टेशन रखने वाला बंदा होता है ना? तो ये क्या करेगा, इट इज स्टिल एक्सपेक्टिंग कि भाई सर्वर क्या पता और भी डेटा भेज रहा हो। तो आप क्या करोगे, सर्वर के एंड से आप क्लैरिफाई कर दोगे कि देखो दोस्त, अब मैं आगे तुम्हें कोई भी डेटा नहीं भेजने वाला हूँ। तो आपने एक ओपन स्टेटमेंट, ओपन लेटर के अंदर बता दिया, किसे, आपके क्लाइंट को, कि और डेटा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपके चार, आप बोल सकते हो मेजर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर में कुछ चार कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देखो आप देख ही पा रहे हो, ये आपका प्रॉपर्टी है। अच्छा सर, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे सर कि क्या एक प्रॉपर्टी है या फिर क्या एक चीज आपका मेथड होता है? तो सिंपल सी बात है, अगर लास्ट में पेरेंथीसिस ब्रैकेट लग जाए तो दैट इज अ मेथड, है ना? अगर लास्ट में पेरेंथीसिस ना लगे तो इट इज सिंपली अ प्रॉपर्टी। बस ये आप इस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हो बिटवीन प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। डन, ये हो गया, है ना? अब थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। और ये तो आपको बेसिक पता ही है ना? एचटीटीपी डॉट क्रिएट सर्वर से आप सर्वर को क्रिएट करोगे। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉल बैक्स, बेसिकली कॉल बैक फॉर एवरी रिक्वेस्ट, कि आपको पता ही है। और ये जो कॉल बैक होता है, ये कौन रजिस्टर करके बैठता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ये वो बेसिकली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो इस पर्टिकुलर कॉल बैक को रजिस्टर करके बैठता है कि भाई अगर मेरे सर्वर के पास में कोई भी रिक्वेस्ट आती है, तो मुझे इस कॉल बैक को ट्रिगर कर देना है, ट्रिगर कर देना है। ठीक है, एंड रिस्पॉन्स डॉट राइट आपको पता है सेंड्स डेटा, रिस्पॉन्स डॉट एंड एंड्स रिस्पॉन्स।
सर्वर डॉट लिसन ये आपके सर्वर को क्या करता है, स्टार्ट करता है, एंड डेफिनेटली आपके सर्वर को कॉन्स्टेंटली ये सर्वेलेंस में भी रखता है, बट या दैट इज सम अदर पार्ट, मतलब वो बेसिकली आपका अलग सेगमेंट हो जा रहा है, बट हाँ दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेड इनसाइड ऑफ योर मेन थ्रेड। बस कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक आर्किटेक्चर नोड के करस्पॉन्डिंग में, नोड के आर्किटेक्चर के साथ में स्टूडेंट्स कि एचटीटीपी मॉड्यूल किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। लेट्स चेक, इज देयर एनीथिंग लेफ्ट? नो, ऐसा कोई चीज़ बाकी नहीं रही है, ठीक है। अब आपको पता ही है, जैसे हमने रिक्वेस्ट को देखा तो आप देख ही सकते हो हमारे पास एक बड़ा-सा ऑब्जेक्ट आ रहा था। बट मैं बोलता हूँ लेट्स से अभी हम क्या करेंगे अपने सर्वर को और या एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि नोड का एक लेगेसी कोड है, एक ने लेगेसी बिहेवियर है कि अगर आप सर्वर के अंदर कोई भी माइन्यूट सा चेंज करते हो, लेट्स से मैं एक कैरेक्टर को भी अगर स्विच कर दूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट को हटाकर रिस्पॉन्स डाल देता हूँ, एंड इफ आई जस्ट ट्राई टू सेंड द रिक्वेस्ट फ्रॉम माय क्लाइंट टू द सर्वर, लेट्स से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। कैसे करना है? वेरी सिंपल, मेरा सर्वर तो रनिंग है अभी, एज यू कैन सी सर्वर रनिंग है। मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा फ्रॉम द क्लाइंट, मैंने रिक्वेस्ट की, मेरा रिक्वेस्ट गया, एंड सर्वर ने मुझे वापस से भेज दिया विद दिस सेम रिस्पॉन्स, है ना। तो रिक्वेस्ट गया होगा, एज यू कैन सी। अगर आप नीचे आओ देखो, स्लैश कॉन्टैक्ट से मेरा रिक्वेस्ट जा रहा है सर्वर के पास में, बट क्या आप देख पा रहे हो मेरे पास कोई रिस्पॉन्स प्रिंट हो रहा है? रिस्पॉन्स वाला जो ऑब्जेक्ट है मेरे टर्मिनल के अंदर, वाई सो? बिकॉज आपके सर्वर ने उस चीज़ को अडेप्ट ही नहीं किया, उसको ऑब्जॉर्व ही नहीं करा। बिकॉज़ आपने जो चेंजेस करे थे वो आपने कब किया? सर्वर को स्टार्ट करने के बाद में। सो एक प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार-बार आपको अपने सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट कैसे करोगे? वेरी सिंपल, आपको टर्मिनल के अंदर आना है, एक बार क्लिक कर देना आप। इसके बाद आप क्या करोगे, कंट्रोल बटन को प्रेस करके आप प्रेस करोगे सी बटन को। कीप द कंट्रोल बटन प्रेस्ड, बस एक चीज़ याद रखना, एंड आप फिर आपको क्या करना है, सी बटन को प्रेस करना है। जैसे आप करोगे, आपका जो सेशन था वो टर्मिनेट हो गया, आपका सर्वर स्टॉप हो चुका है। अब वेरी वेरी ईज़ी, आप क्या करोगे, फिर से वही सेम चीज़, एंट्री पॉइंट फाइल को आपको रन करना है, तो नोड इंडेक्स सिंपल मैंने एंटर किया, मेरा सर्वर रीस्टार्ट हो गया, डन। अब आप क्या करोगे, अब आप एक रिक्वेस्ट हिट करो, वेरी सिंपल, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर्वर को, रिक्वेस्ट किया, मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया वेरी 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 इजीली। बट आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, एक बहुत बड़ा मेरे पास एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आ रहा है, आप देख ही सकते हो। सी, मेरे पास एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आ रहा है जो बहुत बड़ा है। क्या हमें इसको भी मास्टर करने की जरूरत है, मास्टरी करने की जरूरत है? जी बिल्कुल नहीं। जितना मास्टरी करना था मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बस इन चीजों पर आप ध्यान रखना बस, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। अब क्या है, अब क्या है, हमने दोनों चीज़ देख लिया, हमने रिक्वेस्ट देख लिया, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट देख लिया, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट देख लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, हमने देख लिया। अब मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ ना स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात है आप क्या करो, वापस से एक बार मैं क्या करता हूँ, इस वाले लाइन को एक्टिवेट कर देता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। मुझे पता है अभी सर्वर को मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, एंड ये जो हम बार बार कर रहे हैं ना अपने अपने सर्वर को रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट, ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम जब बेसिकली अभी जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी हम ज्यादा सर्वर के साथ डील नहीं करेंगे, दिस इज आवर लास्ट क्लास विद सर्वर्स। अब हम 2 क्लास और करेंगे, एंड देन विल बी मूविंग टू एक्सप्रेस। तो जब हम एक्सप्रेस के अंदर सर्वर्स के साथ डील करेंगे, तब हम क्या करने वाले, एक नोडमॉन चीज़ नाम की चीज़ को इंस्टॉल हम कर रहे होंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो दिस इज़ द नोडमॉन थिंग। अच्छा ये क्या है? दिस इज़ जस्ट अ यूटिलिटी, आप बोल सकते हो एक सीएलआई टूल होता है, कमांड लाइन टूल। कमांड लाइन का मतलब होता है ये, जो आपका कमांड टर्मिनल चल रहा है ये। इट इज़ बेसिकली नथिंग बट अ सीएलआई, आप बोल सकते हो सीएलआई सॉफ्टवेयर टूल। इट इज़ अ सीएलआई टूल, बेसिकली ये क्या करता है, आपके काम को ईज़ी कर देता है। अच्छा ये क्या काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। बाकी सबको पता होगा बट फिर भी स्टिल एक बार रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो ये क्या करता है, एक सर्वेलेंस, ये भी एक वॉचमैन का काम करता है, वॉचमैन। ये क्या करेगा ना, आपके पूरे के पूरे फाइल के अंदर, आपका लेट्स से जो भी फाइल है जिसके अंदर आपने सर्वर को क्रिएट किया है, ये क्या करेगा, हर एक बेसिकली फाइल के अंदर कोई भी मूवमेंट अगर होती है, अगर मैं एक भी कैरेक्टर को चेंज करता हूँ ना, वो उस चीज को वॉच करता है। अगर उसे पता चल गया कि भाई मैंने एक कैरेक्टर को भी चेंज किया, इधर से उधर किया है, तो वो क्या करेगा, स्ट्रेट अवे आपके सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा बाय इट्स ओन। तो ये जो हेडेक था ना, बार बार मुझे अपने सेशन को टर्मिनेट करना पड़ रहा था, फिर मुझे सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ रहा था, वो बिल्कुल भी नेग्लिजिबल हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर, आप बोल सकते हो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी टूल आप बोल लो, ठीक है। तो इसे हम बेसिकली किस तरीके से इंस्टॉल करना है, वेरी इजी, वेरी इजी। जैसे हम एनपीएम से थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करते हैं ना, वेरी इन द वेरी सेम वे आप कर रहे होगे, इसको भी इंस्टॉल कर रहे होगे आप, ठीक है। सिंपल, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, मैं बोलता हूँ बिल्कुल, आप क्या करो, एक बार सर्वर को स्टॉप कर दो। आपको स्ट्रेट अवे यहाँ पे लिखना है npm i, आप लिख दो जी, एंड इसके बाद आप लिख दो अपना नोडमॉन, एंड यहाँ पर आप हाइफन लगा देना इस तरीके से, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने नोडमॉन की यूटिलिटी टूल को आप इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या करना है, आपके पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर आकर आपको बस एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। डेफिनेटली मैंने वही बताया ना, अभी हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, अभी हमारा मेन फोकस है एचटीटीपी मॉड्यूल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप क्या करो, इसको अगर आप जाओ तो आप पढ़ सकते हो, जाकर थोड़ा सा आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नोडमॉन को इंस्टॉल कैसे करना है। एंड इस जो पैकेज डॉट जेसन फाइल है, इस आपके मेटा डेटा के अंदर, ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट का मेटा डेटा है, इसके अंदर हमें एक स्क्रिप्ट को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये जाकर थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो स्टूडेंट्स कि कैसे करना है।
पर ठीक है, अभी हम हमारा मेन काम क्या है एचटीटीपी मॉडल के अंदर, हमें और कोर चीज़ें थोड़ी सी बात करनी है, ठीक है। हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं, 90% ऑफ योर क्लासेस कंप्लीटेड, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं बहुत सारे इफ एल्स कंडीशंस बना दूंगा। आपको भी पता है हम मल्टीपल इफ एल्स कैसे बनाते हैं, यूजिंग इफ कीवर्ड, एल्स इफ कीवर्ड और एल्स कीवर्ड, ठीक है। हमारे पास 3 कीवर्ड्स होते हैं। तो अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि अगर मेरा जो यूआरएल है बेसिकली जहां से मेरी रिक्वेस्ट आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, अगर वो बेसिकली मेरे बेस राउट से आ रही है, हमें क्या करना है, एक कस्टमाइज रिस्पॉन्स भेजना है। तो मैं बोलता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट, हम क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे कि वेलकम टू होम पेज, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अच्छा, होम पेज क्यों लिखा, बिकॉज आपको पता है ये क्या होता है, बेस यूआरएल होता है, रूट 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 आउट होता है आपका, तो इसीलिए मैंने ये लिख दिया। एल्स इफ, दूसरा कंडीशन आप बना लो कि रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, अगर जो जहां से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो अगर वो इक्वल हो जाए आपके, मान लीजिए आपके सर्विसेज सर्विसेज वाले राउट से, तो आप क्या करोगे, आप एक दूसरा रिस्पॉन्स भेज दोगे बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट। तो मैं बोलता हूँ वेलकम टू सर्विसेज पेज, है ना, वेलकम टू सर्विसेज पेज। फिर एक और आप बना लो, मैं बोलता हूँ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल कॉन्टैक्ट रिस्पॉन्स डॉट राइट वेलकम टू कॉन्टैक्ट पेज, है ना स्टूडेंट्स, ये लिख दिया मैंने। एंड मैं बोलता हूँ कि मान लो ये तो मेरे 3 राउट्स हो गए कि अगर ये मैच हो गए मेरे कंडीशंस के साथ में, कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ में। बट मान लो कि इसके अलावा अगर मैं किसी और राउट से अगर रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ मेरे सर्वर के पास में, तब क्या होगा, तब मेरे पास एक कॉमन सा रिस्पॉन्स आ जाए कि आई डोंट नो यू, आई डोंट नो यू, इस तरीके से, ठीक है। तो मेरा सर्वर क्या एक्ट करेगा, ऐसा एक्ट करेगा, वो बोलेगा कि भाई मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे बस इनके साथ मेरा टाई अप है, मैं इनको सिर्फ जानता हूँ कि अगर ये यहाँ से मेरे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, इन राउट से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तभी मैं आपको रिस्पॉन्स भेजूंगा कि वेलकम, मैं आपको मतलब कि वो कर रहा हूँ, ग्रीट कर रहा हूँ कि आ जाओ स्वागतम, है ना। बट अगर आप इन सब को छोड़कर किसी और राउट से हो, तो भाई मैं आपको नहीं जानता हूँ, सिंपल सी बात है। एंड आप जो लिख रहे हो ना बार बार रिस्पॉन्स डॉट राइट, तो ये तो आप अपने क्या कर रहे हो, ये सब ब्लॉक स्कोप के अंदर लिख रहे हो। ये क्या है, मेरे इस स्टेटमेंट का ब्लॉक है, मेरे इस स्टेटमेंट का ब्लॉक ये है, इस स्टेटमेंट का ब्लॉक ये है, इस स्टेटमेंट का ब्लॉक मेरा ये है। तो मैं बोलता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट, अब मैं जेनरिक वे में क्यों लिखूँ, है ना, मैं तो रिस्पॉन्स भेज ही रहा हूँ, हर एक कंडीशन का अपना अपना रिस्पॉन्स है। एंड आपको पता है आपको लास्ट में रिस्पॉन्स को एंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या करा भाई, देखो, अगर आप रिस्पॉन्स डॉट एंड को बार बार इन सब के अंदर पेस्ट करो, हर मैंने हर एक ब्लॉक के अंदर मैं डाल दूं, तो भाई कोड रिपीटिशन होगा, नथिंग एल्स, है ना, हम ड्राई प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे होंगे। सो इट इज बेटर कि आप क्या करो बाद में, मुझे पता है आपके कंडीशंस रन होंगे एंड एट द एंड आपका रिस्पॉन्स डॉट एंड हो ही जाएगा अल्टीमेटली। सो ये क्या होगा, सारे कंडीशंस के केस में होनी है, क्योंकि मेरा अगर एक कंडीशन, अच्छा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कंडीशन मीट हुआ, मैंने रिस्पॉन्स भेजा, एंड जैसे ही आप इस ब्लॉक के बाहर आओगे तो अल्टीमेटली आप आओगे कहाँ पर, एग्जिट तो यहीं पर करोगे ना, तो रिस्पॉन्स डॉट एंड आपको ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, सो हम क्या करने वाले हैं, लेट्स लेट्स डू दिस एंड रन दिस फाइल, ठीक है। मैंने रन किया, मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया, एंड आप आ जाओ इधर। पहले हम बेस यूआरएल से रिक्वेस्ट करते हैं, तो दिस इज योर बेस यूआरएल। तो आप देख पा रहे हो आ रहा है मेरे पास क्या, मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया, हेलो टू वेलकम टू होम पेज, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ नेक्स्ट राउट, नेक्स्ट राउट क्या था हमारा, लेट्स से सर्विसेज। ओके, तो मेरे पास क्या आ गया, वेलकम टू सर्विसेज पेज। मतलब मैं ये कह सकता हूँ ना, मेरे रिक्वेस्ट के बेसिस पर कस्टमाइज वे में मेरे पास आउटपुट आ रहे हैं, मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है फ्रॉम द सर्वर, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा राउट है जिसे ना मेरा सर्वर जानता है ना कोई, मैंने कंडीशंस बनाए भी नहीं है, तो मैं बोल देता हूँ एक रैंडम सा जिब्रिश कोई भी राउट, लेट्स से मैं बोल देता हूँ क्या ले सकते हैं हम, कुछ भी ले लेते हैं, लेट्स से न्यूज़, न्यूज़, ठीक है, स्लैश न्यूज़। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, मेरे मेरे सर्वर ने मुझे क्या रिस्पॉन्स भेजा, आई डोंट नो यू। वाई सो, बिकॉज मेरे पास वो कंडीशन रजिस्टर्ड ही नहीं थी, ये राउट रजिस्टर्ड ही नहीं था कि भाई मुझे इसके इसके रिस्पॉन्स में आंसर क्या देना है, सर्वर को रिस्पॉन्स क्या देना है, इसीलिए मेरा एल्स कंडीशन रन हो गया। एंड एट द एंड आपका रिस्पॉन्स डॉट एंड बेसिकली फंक्शन रन हो गया। एंड एक बार हम देख लेते कि अगर मैं रिस्पॉन्स को एंड ना करूं, तो तब क्या होगा। बट यस, आपको पता है सिंस मैंने एक ऑलरेडी एक चेंज कर दिया है मेरे फाइल के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा, एंड फिर से मैं सर्वर को रीस्टार्ट कर दूंगा। कर दिया जी, कर दिया जी। अब मैं क्या करूंगा, लेट्स से मेरा एक वैलिड वैलिड मेरे पास क्या है, मेरे पास बहुत सारे राउट्स हैं, मैंने बोला सिर्फ वैलिड राउट्स को भी आप फोकस करो, ठीक है। मेरा बेस यूआरएल था, मैं जैसे ही एंटर करूंगा ना, मेरा रिक्वेस्ट गया होगा सर्वर के पास में, सर्वर ने आप देखिए, सर्वर बेसिकली अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। अच्छा एक सेकंड स्टूडेंट्स, लेट्स लेट्स डू दिस अगेन, लेट्स रीरन दिस। क्या हो गया, सर्वर तो जा रहा है, व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द इशू।
नहीं, इश्यू तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, बट आप देख समझ पा रहे हो ना, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो ही रहा है हमारे सर्वर के अंदर। सो इट इज़ बेटर कि आप क्या करो, इसे अडॉप्ट कर लो आप। बेसिकली आप क्या करो, एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है, जब आप रिस्पॉन्स भेज चुके हो अपने क्लाइंट को, तो आपको क्या करना है, आपको क्लैरिफाई कर देना है सर्वर के एंड से। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इस कोड को हमने सेव करा, एक बार आप सेशन को टर्मिनेट करो, ठीक है? फिर मैं रन कर देता हूँ अपने सेशन को वन्स अगेन, एंड मैं क्या करूँगा, फिर से रिक्वेस्ट भेजूँगा। तो एज़ यू कैन सी मेरे पास बेसिकली मेरा रिक्वेस्ट गया सर्वर के पास में, सर्वर ने मुझे रिटालिएट करा विद अ रिस्पॉन्स। डन। तो इस तरीके से आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कंप्लीट हो रहा होता है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारा ऑफिशियल जो एचटीटीपी मॉड्यूल है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है और रिवाइज करना है। बट अब आपके दिमाग में एक आ रहा होगा कि सर क्या होता अगर आप मुझे एपीआई टेस्टिंग सॉफ्टवेयर भी दिखा देते थोड़ा सा, तो मजा आ जाता सर। तो मैं बोला बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पोस्टमैन इंस्टॉल कर लेना है। सेम प्रोसीजर है जैसे आप विंडोज के अंदर भी सेम वेबसाइट में जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए ये है मेरा एपीआई टेस्टिंग टूल। इसके अंदर क्या करना है, कुछ नहीं, आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। लेट्स से मैं बोलता हूँ ब्लैंक कलेक्शन। एक नया प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया, इसे फुल फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर कोई अपडेट आया, नेवर माइंड, ठीक है। हाँ हाँ। हम्म, आप आ गए। इसके अंदर मैं एक नए राउट को क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, एक नए, इस सबको हटाते हैं अभी। मैंने एक नए राउट को क्रिएट कर लिया कि भाई मुझे रिक्वेस्ट कहाँ पर भेजनी है। सी ये भी ना आपके क्लाइंट की तरह ही बिहेव करता है, ये आपका क्लाइंट ही है एक तरीके से। ये मुझे बोल रहा है कि कहाँ पर भेजना है, मिस्टर आदित्य, कहाँ पर रिक्वेस्ट भेजना है, कौन से सर्वर पर भेजना है, बताओ, लोकेशन बताओ। तो मैं बोलता हूँ क्या बोलेंगे भाई, http://localhost:3,000, है ना, 3000 पर है मेरा। मैं बेसिकली अपने सर्वर के बेस यूआरएल पर रिक्वेस्ट भेजना चाह रहा हूँ, बेस बेस राउट को यूज करके। तो मैं क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, है ना। एंड क्या आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपके पास सारे के सारे, आप बोल सकते हो कि आपके मेथड्स हैं, मतलब कि आपका इंटेंशन क्या है ना। एंड अगर आप नोटिस करें ना, क्या आपके पास हेडर्स दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप खुद सोचो, जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा था, एक एक चीज हिट हो रही है। यहाँ पर बॉडी दिख रहा है आपको, कि बॉडी का मतलब, हेडर्स का मतलब क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप देख लो, ये जब आप क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा भेजोगे, उस डेटा का जो भी क्राइटेरियाज होंगे, क्या फॉर्मेट में आप डेटा भेजना चाहते हो, क्या डेटा इन रिटर्न जब आपका सर्वर रिटालिएट करेगा, तो क्या डेटा, किस टाइप का डेटा आप रिसीव करोगे, वो सब आप पास करोगे हेडर्स के अंदर में, की वैल्यू के पैर में। ठीक है, बॉडी क्या है, ये सेम चीज़ है कि जब आप बेसिकली इस यूआरएल पर, बेसिकली इस यूआरएल से आप सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजोगे, तो क्या आप क्लाइंट की तरफ से कोई डेटा को पास कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जब आप साइन इन करोगे या फिर साइन अप करोगे, मतलब कि आप समझ गए, तो लॉग इन या फिर साइन अप, तब आप जो डेटा भेज रहे होगे वो आप भेजोगे बॉडी के अंदर में से। एंड किस प्रकार का डेटा भेजना है वो भी आप लिख सकते हो, फॉर्म का डेटा भेजोगे, रॉ डेटा भेजना है, वॉट एवर इट इज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ तरीके होते हैं। ऑथराइजेशन भी होता है, डेफिनेटली हम एडवांस स्टेजेस में बात करेंगे। एंड ये पैराम्स पता है क्या है, कभी कभी ना आपने देखा होगा कि हम ना यूआरएल के अंदर में से भी डेटा भेजेंगे, वो भी हम मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब ये जो यूआरएल है ना, ये क्या है, ये मेरा बेसिकली आप बोल सकते हैं एक एपीआई है ना। इसके मदद से मैं क्लाइंट से सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। तो यूजिंग दिस एपीआई, मैं इसके अंदर में से भी डेटा को भेज सकता हूँ। अगर जिन्होंने मेरे साथ फ्रंट एंड किया है, बेसिकली नित्या, मैंने आपको फॉर्म के अंदर बताया था ना, हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, की वैल्यू पेयर्स होते हैं, जिसके अंदर डेटा ट्रांसफर करता है ना। फॉर्म्स के अंदर यस सर, हमने यस हमने सर। पढ़ा था। तो वही सेम चीज़ है, पैराम्स। पैराम्स बेसिकली इज नथिंग बट पैरामीटर्स। क्या पैरामीटर्स आप भेजोगे फ्रंट एंड से या फिर अपने क्लाइंट से, तो वो आप अपने एपीआई टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में से की वैल्यू के पेयर में भी पास कर सकते हो। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था नेम वैल्यू पेयर करके एक चीज़ पढ़ी थी हमने एचटीएमएल के अंदर में। तो तभी से मैंने आपको ट्रेन कर दिया था कि हम क्या बैकएंड में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अब अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इट विल बी वेरी इजी, इजीली आप ग्रास कर पाओगे। एंड बाकी स्टूडेंट जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी बिल्कुल ईजी होगा, डोंट वरी, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो अब रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे, बहुत सारी बातें हो गई सर, है ना। एक बार रिक्वेस्ट भेज के भी दिखा दीजिए सर। तो मैं बोलता हूँ कुछ नहीं करना, आपको बस सेंड पे क्लिक करना है। क्या आपके पास सेम रिस्पॉन्स आ गया सर्वर से, आप देख पा रहे हो, स्टेटस कोड दिख रहा है, यही तो था स्टेटस कोड। तो आप सोचो, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, आपको थ्योरेटिकल ज्ञान दे रहा था, क्या आपको सारी चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही है। हमने क्या करा, हमने यहाँ से बेसिकली आप पैरामीटर्स भी आपने देख लिए, हेडर्स भी देख लिए कि भाई जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो, तो उसके अंदर जो आपके, आप बोल सकते हो मेटा डेटा है, वो किस तरीके से आपके सर्वर के पास जाएगा। आप बॉडी से कोई डेटा भेजना चाह रहे हो, वो भी आप भेज सकते हो रिक्वेस्ट बेसिकली क्लाइंट की तरफ से सर्वर के पास में। एंड जब मुझे सर्वर रिटालिएट बैक करेगा, वो रिस्पॉन्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि सर्वर ने भेजा क्या क्लाइंट को डेटा। स्टेटस कोड क्या था, रिस्पॉन्स आपको पता है, अगर आप थोड़ा सा बैक आओ, वेयर इज माई क्रोम, या
सो आप देखोगे रिस्पॉन्स के अंदर ही तो मैंने आपको बताया था स्टेटस कोड आता है। जब मेरा सर्वर मुझे डेटा भेज रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट, तो मेरे पास एक स्टेटस कोड भी आ रहा होगा। तो स्टेटस कोड क्या है आप देख सकते हो। एक सेकेंड ना, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। तो आप देख पा रहे हो मेरे पास क्या आ रहा है, स्टेटस कोड इज 200। तो ये मेरा स्टेटस कोड है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे स्टूडेंट्स रिगार्डिंग और एच मॉड्यूल। मुझे लगता है कि ये आपका सबसे बेस्ट क्लास था एच मॉड्यूल को लेकर, बिकॉज प्रीवियस क्लास के अंदर कुछ डिटेलिंग्स मिसिंग थी एंड आई वॉज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड विद द क्लास जो मैंने लिया था, है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई आज की क्लास को लेते हैं एंड जो भी हमारे छोटे छोटे डाउट्स रह गए थे उस क्लास में, आई होप सो 99% ऑफ देम आर कवर्ड टुडे। Okay, students. So before moving to the OS module, path module and event module, हमने जो लास्ट क्लास में किया था, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देता हूँ। हमने बेसिकली सर्वर्स क्रिएट करना सीखा था, सर्वर्स को स्टार्ट करना सीखा था, है ना। सर्वर्स के अंदर आप कस्टम राउटिंग्स को कैसे सेट कर सकते हो। हमने अपने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को देखा था, हमने अपने रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को देखा था। अगर मैं थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन करके एक स्पेशल और एक और फंक्शनैलिटी आपको बताऊं, राइट, मैंने पोस्टमैन भी आपको यूज करना सिखाया था यस्टरडेज वाली क्लास के अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम क्या कर सकते हैं ना, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम सिर्फ भेज रहे थे रिक्वेस्ट यूजिंग आवर क्लाइंट एंड मैंने आपको लास्ट इंस्टांस में लास्ट पार्ट में भी दिखाया था। पोस्टमैन मतलब जो यस, ऑटोमेशन, थोड़ा इंटरप्ट कर रहा है, हाँ हाँ, पोस्टमैन मतलब जो ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए यूज होता है। यस यस एब्सोल्युटली करेक्ट एंड इसका लोगो कुछ इस अच्छा अच्छा, तरीके से वो होता है। वो वाला मेरा इम्पोर्टेंट है, मतलब ये वो वाला मेरे को बाद यस, में लगेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, या आपको लगेगा, डोंट वरी, हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। सो ओके क्या होगा ओके, आपके लिए, इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। ओके, डोंट वरी। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, हम क्या करने वाले, अपने प्रीवियस फोल्डर को मैं ओपन करूंगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, मैंने ओपन करा, हमने जो जो कल पढ़ा था दैट इज ऑल अबाउट दिस, आप देख ही सकते हो। ठीक है, आप लोगों के पास कोड स्निपेट भी पहुंच गए होंगे। यस, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली एक बार हम डे 5 के अंदर आ जाते हैं एंड एज यू कैन सी मैं एक गलत फोल्डर के अंदर प्रेजेंट हूँ। तो आपको क्या करना है, बेसिकली क्या करोगे आप, आपको लिखना है सी डी डबल स्पेस, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, इससे होगा क्या, या फिर आप डॉट फॉरवर्ड स्लैश एक बार दो, क्या होगा आप देख सकते हो, कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ। डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश करके देखो क्या हुआ, कुछ हुआ, या कुछ तो हो रहा है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पीछे आ चुका हूँ। ठीक है, तो मैं एल एस करके एक बार आप देख सकते हो। अच्छा ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक बार अभी के लिए हटा देते हैं, न्यू टर्मिनल हम ओपन करते हैं सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे हमारे पास। यस, हमने एक न्यू टर्मिनल ओपन करा, मैं लिखूंगा नोड जेएस सी डी नोड जेएस एंड मैं आ जाऊंगा डे 5 के अंदर में। आपको पता है मैं एक ही बार में वन स्टॉप में कर सकता हूँ इस चीज़ को। आप देख सकते हो मैं डे 5 के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सेम काम नोड इंडेक्स जैसे ही मैं करूँगा मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा एंड मेरा सर्वर रनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इस सर्वर को रन करते हैं और एक बार बस देख लेते हैं कि हमने कल के क्लास के अंदर क्या कवर किया था। एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, मेरा सर्वर रनिंग हो चुका है, बट भैया मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं जो करने वाला हूँ ना, बेसिकली अपने क्लाइंट को एज अ ब्राउज़र यूज़ नहीं करूँगा मैं बेसिकली पोस्टमैन को एज अ क्लाइंट यूज़ करने वाला हूँ। तो पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कल के क्लास के अंदर आप लोग प्रेजेंट थे तो आप लोगों को पता है बेसिकली हाउ डज़ पोस्टमैन वर्क्स। अगर नहीं पता है तो मैं फिर से एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ, क्योंकि अच्छा ही है, रिवाइज़ करोगे तो आप वोंट बी एन इश्यू। सो या कैसे करोगे आप, वेरी सिंपल, आपको एक न्यू प्रोजेक्ट करना है, क्लिक, है ना। आप कर सकते हो एचटीटीपी पर क्लिक कर दो आप। आपके पास आप देख सकते हो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पैनल के अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट क्या हमें सब चीज़ पर फोकस करना है, बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना है, सिंपल आपको अपना यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, लेट्स से मैं अपने यूआरएल को पेस्ट कर दूंगा। एज यू कैन सी मेरा यूआरएल ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो आप खुद से भी लिख सकते हो, डोंट वरी। ठीक है, नाउ इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे इंटरफेसेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप एक रिक्वेस्ट भेजते हो तो आप रिक्वेस्ट के अंदर से बेसिकली आपके यूआरएल, ये जो आपका एपीआई है, मैंने बताया था आपका यूआरएल इज नथिंग बट एन एपीआई। ठीक है, तो ये जो आप एपीआई से बेसिकली क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजते हो सर्वर के पास में, तो हम सर्वर के पास में कुछ इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा भी भेज सकते हैं। सबसे पहली बात होती है, अगर आप यूआरएल के अंदर में से ही अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा भेजना चाहो तो आप भेज सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको एक बार के लिए फ्लिपकार्ट पर ले चलूँ, ठीक है, क्या मैंने अपने गूगल क्रोम को बंद कर दिया, नो, मैं जाता हूँ आपको फ्लिपकार्ट कर लेकर। ठीक है, हम आ गए फ्लिपकार्ट के ऊपर। अब मैं लेट्स से यहाँ पर लिखूंगा, लेट्स से मोबाइल्स, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ हिस्ट्री। ठीक है, तो एज यू कैन सी स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आ रहा है, ये जो आ रहा है ना, आप देख रहे हो, सी दिस इज योर बेस यूआरएल। आप लोगों को पता चल गया होगा अभी तक flipkart.com इज अ बेस यूआरएल, बट जो फॉरवर्ड स्लैश के बाद में आ रहा है ना, सर्च क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल्स टू मोबाइल्स, दिस इज व्हाट योर पैरामीटर्स आर। ठीक है, एंड इट इज प्रेजेंट इन की वैल्यू पेयर्स। आपको भी पता होगा नित्या, है ना, कि दिस इज योर की वैल्यू पेयर, एज यू हैव ऑलरेडी नोन कि भाई ये नेम वैल्यू पेयर्स होते हैं, जो हमने फॉर्म्स के अंदर पढ़ा था एचटीएमएल के अंदर में, इजंट इट। सो ये क्या
क्या है बेसिकली आपके नेम वैल्यू पेयर्स हैं। यस तो ये बेसिकली एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है अगर आप चाहते हो कि क्लाइंट से सर्वर तक ट्रैवल करे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये हो गया आपका पैरामीटर्स, इसे आप की वैल्यू के पेयर में भेज सकते हो। सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेस के अंदर, क्योंकि नोड के अंदर इन सब चीज़ों की अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद है कुछ हेडर्स। हेडर्स में आप लोगों ने देख ही लिया था कि भाई मेरा क्लाइंट कौन है, सर्वर कौन है, सर्वर कहाँ पर प्रेजेंट है ना, कौन से पोर्ट पर प्रेजेंट है, ये सारे इन्फॉर्मेशन हो गए। क्लाइंट कौन है, इज इट योर ब्राउजर, इज इट योर पोस्टमैन, एनी अदर सॉफ्टवेयर, कौन है आपका क्लाइंट, आप ये सारे जो इन्फॉर्मेशन हो गए, है ना। फिर आपका क्लाइंट किस तरीके का रिक्वेस्ट मतलब बेसिकली रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करता है, उस बेसिकली जब मेरा सर्वर मुझे डेटा भेज रहा होगा तो उस डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, इजंट इट। क्लाइंट सारी चीज़ को तो सपोर्ट नहीं कर सकता, तो वो आप बताओगे, कुछ कंप्लायंसेस आप दोगे, है ना, यही हो गया आपके कंप्लायंसेस। एंड अगर आप क्लाइंट की तरफ से कुछ डेटा भेज रहे हो टू द सर्वर, तो उस डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, मतलब अगर आप डेटा सेंड कर रहे हो तो उस डेटा का फॉर्मेट, एंड अगर आप रेडी हो डेटा को रिसीव करने के लिए तो उस डेटा का फॉर्मेट। ये आपके हेडर्स के अंदर हो गए, ठीक है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि जब आपके पास एक बेसिकली रिक्वेस्ट आ जाती है ना, फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर, तो आप बेसिकली उसके इंटेंशन को सेट कर सकते हो यूजिंग दीज मेथड्स। मैंने आपको बताया था ना, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। स्पेशली गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, बस आप इतने को याद रखो फिलहाल के लिए। दीज आर वे मोर देन एनफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होता है आपका इंटेंशन। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं सिंपल सी बेसिक रिक्वेस्ट आपकी गेट होती है, बिकॉज मुझे क्या करना है, मुझे क्लाइंट से रिक्वेस्ट करना अपने सर्वर को, सो दैट मुझे जो सर्वर है डेटा ला कर दे दे एंड आई कैन सिंपली रीड दैट पर्टिकुलर डेटा एज अ रिस्पॉन्स, ठीक है। इतना काम है। मैं क्या करूंगा, जैसे मैं सेंड करूंगा ना, एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, मेरे पास रिस्पॉन्स यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। मेरा सर्वर ने मुझे क्या करा, रिस्पॉन्स सेंड करा, वेलकम टू होम पेज। एंड आपको पता है वाई इज इट सो, बिकॉज अगर मैं आपको एक बार कोड फाइल के अंदर लेकर जाऊं तो आप देख सकते हो आपने रिक्वेस्ट कहाँ से मारी थी, सी, मैंने रिक्वेस्ट कहाँ से भेजा था स्टूडेंट, बेस यूआरएल से। सो बेस यूआरएल के अंदर मेरा ये कंडीशन काम करेगा, इफ कंडीशन, एंड एज यू कैन सी मेरे पास आ रहा होगा हेलो टू वेलकम टू होम पेज। सो वही चीज़ आ रही है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं अपने राउट को चेंज कर दूं, लेट्स से मैं बोलता हूं कि ऐसा कोई राउट लेते हैं जो मेरा बेसिकली कोड के अंदर मैंने कवर किया कंडीशंस के अंदर, लेट्स से सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज। सो आप लिखो सर्विसेज, एंड जैसे ही मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा फिर से सर्वर के पास में, एज यू कैन सी मेरे पास कस्टमाइज्ड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं बेस्ड ऑन माय राउट्स, जिन राउट्स को मैंने यहाँ पर लिस्ट करा के रखा हुआ है। एंड मान लीजिए कि अगर मेरे पास कोई एक फॉरेन राउट है जिसे मेरा सर्वर जानता नहीं है, लेट्स से आप कुछ भी रैंडम जिब्रिश आपने लिख दिया एंड इस राउट को आपका सर्वर जानता नहीं है, तो मुझे पता है उस केस में होगा क्या, आपका एल्स कंडीशन रन करेगा एंड आई विल बी गेटिंग द रिस्पॉन्स कि आई डोंट नो यू, समथिंग लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, सो हम क्या करेंगे, इसको हम रन करते हैं एक बार, एंड आप देख पा रहे हो मेरे पास आ रहा है आई डोंट नो यू। एंड सिर्फ यही नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आपका जो सर्वर है, जब क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजता है, राइट, रिस्पॉन्स भेजता है आपके क्लाइंट को ना, तो वो स्टेटस कोड भी भेज सकता है ना, स्टेटस कोड भी भेज सकता है। तो मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि भाई अगर हमारा जो बेसिकली क्लाइंट है, अगर वो ऊट ऊट पटांग का कोई भी अगर राउट्स के थ्रू से, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर मेरा जो क्लाइंट है वो ऊट पटांग के राउट्स पर रिक्वेस्ट अगर भेज रहा है सर्वर के पास में, तो मुझे क्या करना है, पहली बात तो उसे रिस्पॉन्स में भेजना है आई डोंट नो यू, पहली बात। एंड दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, रिस्पॉन्स के अंदर में स्टेटस कोड को मैं सेट कर दूंगा टू समथिंग एल्स, राइट। आपको पता है हमारे पास वेरियस हमारे पास होते हैं स्टेटस कोड, अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना तो आप देख 104 पाओगे। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट नित्या। सो हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटस कोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो कौन सा सही रहेगा, मैं बोल दूंगा 404, दिस इज द बेस्ट वन विच वी कैन यूज, राइट। सो हम क्या करने वाले हैं, सेम चीज को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मुझे पता है अभी अगर सर्वर के अंदर अगर मैं यहाँ पर कोई भी चेंजेस करूँ अपने कोड फाइल के अंदर, तो वो सर्वर के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, अब फॉर ऑब्वियस रीजन हमें पता है। तो हमें क्या करना है, सर्वर को स्टॉप करना है एंड मैं एक बार यहाँ पर चेंजेस कर लेता हूँ। लेट्स से मैं बोलता हूँ मेरे पास रेस्पॉन्स तो जा रहा होगा, बट मैं यहाँ से स्टेटस कोड को लेट्स से बोल देता हूँ 404। तो अभी आप देखना कि जो स्टेटस कोड है ना वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा जब मैं सर्वर को रीस्टार्ट करूंगा ना, अगेन आई एम गोइंग टू मेक द रिक्वेस्ट टू माय सर्वर, तब आप देखना, ठीक है। तो देखिए मैंने एक बार क्लियर कर लिया, मैंने सर्वर को स्टार्ट किया स्टूडेंट्स, डन, आपका सर्वर रनिंग है अभी। मैं जैसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए मैंने रिक्वेस्ट किया मेरे सर्वर को एंड सर्वर इज गिविंग मी द रिस्पांस अलोंग विद द स्टेटस कोड एज वेल। तो व्हाट इज द स्टेटस कोड स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो 404। तो इस तरीके से ना आपके सर्वर्स आपसे इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। तो सी, कुछ साल पहले तक जब आप छोटे थे तो आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगती होंगी कि भाई सर्वर बनते कैसे होंगे, राइट। आज आप देखो, आज आज आप इस लेवल पर आ गए हो कि भाई आप खुद के सर्वर को क्रिएट कर पा रहे हो, है ना। अभी हम बहुत ज्यादा बॉटम लेवल पर हैं, बेसिक लेवल पर हैं, बट हाँ जैसा टाइम आगे जाएगा डेफिनेटली विल बी एट अ प्रो लेवल एज वेल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप पोस्टमैन की मदद से क्या क्या चीजें कर सकते हो। अगर मैं इसके अंदर एक और केस डाल देता हूँ, कैसा केस, मैं बोलता हूँ कि अभी हम सिर्फ क्या ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी एक चीज ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि भाई हमारा राउट क्या है ना, यूजिंग द रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल प्रॉपर्टी, कि भाई राउट कौन सी है उसके बेसिस पर मैं रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं एक
और कंडीशन डाल देता हूँ। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि अगर मेरा जो राउट है कोर्सेज है, ठीक है? एंड मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, हमारा जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है ना, मैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा देता हूँ। कैसे लगाते हैं हम लॉजिकल एंड? याद करो। नित्या मुझे बता सकते हो कैसे लगाते हैं हम लॉजिकल एंड? एम्परसेंड देता है यस, मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हम कितने एम्परसेंड लगा रहे होंगे? डबल डबल। जो हाँ यस, हाँ एब्सोल्युटली जो करेक्ट। एंड है हाँ, डबल डबल एम्परसेंड लगाते हैं तो वो होता है हमारा लॉजिकल एंड। एंड लॉजिकल एंड का मतलब होता है कि भाई आपके जो जितने कंडीशंस नोटेड है यहाँ पर, जितने भी कंडीशंस होंगे जिसके बीच में आप एम्परसेंड लगाओगे, लॉजिकल लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाओगे, वो सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए टू दी सिचुएशन और लेट्स से टू दी कंडीशन। अगर एक भी फॉल्स होता है कंडीशन, तो उसके बेसिस पर आपका जो ओवरऑल कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, एक और मैं कंडीशन क्या लगा सकता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अगर मेरा जो रिक्वेस्ट का मेथड है ना, अगर वो इक्वल टू हो जाए, लेट्स से मान के चलो गेट, अभी बेसिकली हम गेट करके देखते हैं एक बार, ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि सिर्फ ये कंडीशन ट्रू होने से काम नहीं चलेगा। मेरा जो रिक्वेस्ट का मेथड है ना, वो बेसिकली गेट भी होना चाहिए, ठीक है? तो आइए एक बार क्या करते हैं, फिर से सर्वर को हम स्टॉप करेंगे एंड फिर से मैं अपने सर्वर को रीस्टार्ट करूंगा। बट आप बोलोगे सर ये कितने बार करोगे आप, है ना? कितने बार करोगे? स्टार्ट स्टॉप कितने बार करोगे? तो मैं बोलता हूँ ओके कोई बात नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपने नोडमॉन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने वाले हैं स्टूडेंट्स। एंड एज यू ऑल नो कि ये नोडमॉन कुछ नहीं है, ये एक CLI टूल ही है। CLI मतलब कमांड लाइन टूल। ये जो आप देख रहे हो कमांड लाइन टूल, यही है, बस कमांड लाइन है ना, यही है हमारा कमांड लाइन टूल, CLI टूल। तो आप कैसे इंस्टॉल करोगे? आपको सिंपल लिखना है npm i। npm i का मतलब होता है npm इंस्टॉल। एंड -g का मतलब पता है क्या होता है? आप बोल रहे हो कि भाई मेरा जो नोडमॉन है ना, नोडमॉन मॉड्यूल आप बोल लो, इसे आप ग्लोबली इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, ग्लोबली इंस्टॉल करना वर्सेस अगर मैं -g ना लिखूं तब क्या फर्क पड़ने वाला है सर? आपके दिमाग में आ सकता है क्वेश्चन। तो ये फर्क पड़ेगा ना स्टूडेंट्स। नहीं तो फिर क्या है ना, आप जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर काम करोगे, जैसे आज मैं अभी काम कर रहा हूँ डे 5 वाले फोल्डर के अंदर ना, तो आपको अलग से फिर इसके अंदर नोडमॉन इंस्टॉल करो। फिर अगर मैं जब आपको डे 6 पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर भी फिर से अलग से नोडमॉन इंस्टॉल करो। बट अगर आप इसे ग्लोबली इंस्टॉल कर देते हो ना एक बार, तो आपको अलग अलग फोल्डर्स के अंदर जाकर, अलग अलग डायरेक्टरीज के अंदर जाकर, अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर जाकर आपको नोडमॉन इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो मैं ऐसे करके सिंपल जैसे ही एंटर करूंगा तो आप देखोगे कुछ लोड हो रहा है, ठीक है? कुछ नहीं है, एक थर्ड पार्टी। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं, ये किस प्रकार का एरर है हमारे पास। npm i परमिशन डिनाइड। ओके, ऐसा एरर तो कभी आता नहीं है स्टूडेंट्स। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, लेट मी जस्ट चेक। एक काम करते हैं, हम गिट बैश ओपन कर लेते हैं एक बार। क्या ऑब्वियसली ऐसा ऐसा हमारे पास कभी भी एरर आता नहीं है स्टूडेंट्स, ड्यू टू सम रीजंस हो सकता है, बट कोई बात नहीं, हम एक बार दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं। आप लोग जब ट्राई करोगे ना, आपके केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है? ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई प्रॉब्लम हो सकता है डेफिनेटली, ठीक है? तो नॉट एन इशू फॉर यू ऑल गाइस। तो फिर वही करेंगे हम, सेम चीज़ npm i -g एंड मैं लिख दूंगा नोड मॉन, है ना? नोड मॉन लिख देंगे हम। नोड मॉन का स्पेलिंग गलत है क्या? नोड मॉन, ठीक है? अच्छा, अगेन ये फिर कोई इशू दे रहे हैं, कल तक सर कोई इशू। नोडमन क्या है मतलब उसका मीनिंग क्या है नोडमन नोडमॉन बेसिकली एक नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है? ये क्या करता है ना, ये एक वॉचमैन है जो आपके फाइल को, जिस भी फाइल के अंदर आप नोडमॉन को यूज करना चाहते हो ना, ये आपके फाइल के ऊपर ना नजर रखता है कि भाई अगर आप इस फाइल के अंदर एक भी कैरेक्टर को चेंज करते हो ना, तो ये क्या करता है, आपके सर्वर को स्टॉप एंड रीस्टार्ट कर देता है। मतलब स्टॉप एंड अच्छा स्टार्ट अच्छा करने का काम ये ऑटोमेशन आप कर देते हो, समझ लो एक तरीके से। मतलब जो काम हम क्या कर रहे थे, हम अपने सर्वर को बार बार स्टॉप कर रहे थे एंड बार बार अपने सर्वर को रीस्टार्ट कर रहे थे, तो वो जो हेडेक थी ना आपके सर से उतर गया। अब नोडमॉन विल टेक केयर ऑफ ऑल दोस एक्टिविटीज फॉर यू, ठीक है? तो ये काम है आपके नोडमॉन का, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये बस एक आप बोल सकते हो यूटिलिटी टूल है जो आपके बेसिकली आप बोल सकते हो आपके टाइम को बचाता है, ठीक है? एंड आपके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो npm एक बार फिर से ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? पता नहीं व्हाट द रीजन इज, कल तक हो रहा था दूसरे क्लास के अंदर, राइट? लेट मी जस्ट ट्राई इट वंस अगेन। अच्छा ठीक है, कोई इशू होगा बट ओके, नथिंग टू वरी ऑफ। मैं इसे देख लूंगा, क्लास के बाद डिबग कर लेंगे। बट ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मैनुअली काम करेंगे, ठीक है? तो मैं करता हूँ नोड जेएस एंड डे 5 पर आते हैं वापस से, एंड मैं अपने सर्वर को वापस से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है? तो नोड इंडेक्स कर लिया हमने सर्वर को स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम पहले सबसे पहले इस चीज़ को चेक करेंगे, इस राउट को हम चेक करेंगे, ठीक है? तो आ जाइए आप मेरे साथ, हम आ गए अपने इसके अंदर, पोस्टमैन के अंदर। मैं अपने राउट को चेंज कर देता हूँ। हमारा राउट क्या है स्टूडेंट्स? स्लैश कोर्सेज, है ना? कोर्सेज है मेरा राउट। एंड मैं बोल रहा हूँ कि भाई सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, एक बार गलत करके देखता हूँ, गलती करके देखता हूँ। सी, मुझे पता है ये जो
कंडीशन है ये ट्रू हो रहा है, राइट, आप देख सकते हो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। बट मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के मैं बोलता हूँ जो मेरा रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट का जो इंटेंशन है, मैं इसे गेट नहीं रखता हूँ, मैं इसे पोस्ट रख देता हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। एंड मैं सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट टू दी सर्वर। एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास आ रहा है 404 नॉट फाउंड, क्योंकि हुआ क्या होगा बैकएंड में, आप देखो सबसे पहले ये कंडीशन तो ट्रू हुआ होगा, बट या दिस कंडीशन बिकेम फॉल्स। जैसे ही ये फॉल्स बना तो आपको पता है लॉजिकल एंड क्या कहता है कि भाई जितने भी कंडीशंस हैं, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ओवरऑल जो हमें मिल रहा होता है दैट इज फॉल्स ओनली। तो अगर आपका इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो मुझे पता है कि हमारे पास और कोई चारा है नहीं, हम इन सब कंडीशंस को चेक करेंगे, बट इन सब कंडीशंस को हम चेक करेंगे, बट वी नो दिस थिंग कि ये सारे कंडीशन भी फॉल्स है, बिकॉज मेरा यूआरएल क्या है स्लैश कोर्सेज, तो इससे तो मैच करने का कोई सीन ही नहीं है, इससे भी मैच करने का कोई सीन ही नहीं है। हम सीधे आ जाएंगे एल्स ब्लॉक के अंदर, एंड ये जो आपका एल्स ब्लॉक के अंदर कोड लिखा हुआ है 1 by 1 करके एग्जीक्यूट होगा। तो फॉर दैट रीजन ओनली स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, स्टेटस कोड इज सेट टू 4404। जब मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है एंड आप देख पा रहे हो इन पर्सन जब रिस्पॉन्स आ रहा है सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में, तो मेरे पास आ रहा है आई डोंट नो यू। ठीक है, अब मैं करता हूँ सही सही चीज, मैं क्या करूंगा, अपने इंटेंशन को चेंज करेंगे, हमारे मेथड को चेंज करेंगे, एंड फिर मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। एक सेकंड स्टूडेंट्स, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, लेट्स टू चेक दिस अप। रिक्वेस्ट डॉट मेथड हमारे पास गेट है and it should be something like this. So okay, there is a typo error students, there is a typo error, आप देख पा रहे हो है ना, हमने कोर्सेज नहीं लिखा था। सो एक बार कोर्सेज के साथ क्या करते हैं, फिर से पोस्ट को ट्राई करते हैं, आपको पता ही है आंसर वही सेम आना है। हाँ देखो मेरे पास एरर ही आ रहा है, बिकॉज आपको पता है एक कंडीशन आपकी अभी भी गलत है। तो मैं क्या करूंगा, फिर से अपने मेथड को सही कर लूंगा एंड देन आई एम गोइंग टू सेंड द रिक्वेस्ट। सो देखो जैसे मेरा रिक्वेस्ट गया टू द सर्वर, सर्वर रिस्पॉन्स मी बैक विद अ स्टेटस कोड विच इज 200 एंड आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स बैक दैट इज वेलकम टू होम पेज। अच्छा, वेलकम टू होम पेज क्यों आ रहा है, बिकॉज आपने कंटेंट क्या लिखा था इस ब्लॉक के अंदर, एज यू कैन सी मैंने कंटेंट लिखा था वेलकम टू होम पेज स्टूडेंट्स। सो इस तरीके से क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा जो ऑफिशियल आप बोल सकते हो, हमारा जो आज का क्लास का जो बेसिकली एचटीटीपी मॉड्यूल जो थोड़ा सा पेंडिंग था कल के क्लास से रिलेटेड, वो हमने आज के क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। मुझे बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम एचटीटीपी मॉड्यूल के अंदर, बस हमारा लेक्चर इतना ही था। बताइए, अब हम स्टार्ट करेंगे अपने न्यू टॉपिक के साथ, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नहीं सर। स्टूडेंट्स मुझे बताइए हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टुडे, कोई प्रॉब्लम है तो आज के क्लास के अंदर बताइए, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन आवर टुडेस क्लास।